ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश क्लासेस डे 1 लेकर के मैं यहाँ आपके साथ जुड़ रही हूँ। जैसा कि कल मैंने कोशिश की थी आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था कि अब हमने प्लान किया है फॉर नेक्स्ट 5 डेज आप लोगों के वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बेस्ड बहुत सारे सेशंस लेकर के हम आपके सामने यहाँ पर जुड़ेंगे, बट फॉर नेक्स्ट 5 डेज ओनली। सो एवरीबडी प्लीज नो दैट आपको 3:30 बजे यहाँ पर हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़ना होगा एंड फॉर लेट्स से 15-20 मिनट्स ओनली, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली फील अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लेट्स से 15-20 मिनट भी दिन का दे रहे हैं तो आपको एक बढ़िया बेहतरीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शुरुआत हमारा ये बेसिकली जो 5 दिन की सीरीज है उसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि क्या वो डेली यूज के कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे आम मुद्दे जिन पर हम सभी बात करते हैं, pretty common discussions, तो वो उनसे जुड़े कुछ sentences यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सुधाकर त्रिपाठी जी सेज राधे राधे मैम, बेटा राधे राधे, वेलकम टू द क्लास। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, आप देखेंगे ये वर्ड लिखा है हमने एवरी स्पेस डे, हमने इसको साथ में नहीं लिखा है। अब देखिए ये वाली जो अंग्रेजी में आपको दिखा रहे हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी एडवांस्ड, और ज्यादातर इसका जो इस पर जो ध्यान जाता है वो जाता है रिटन इंग्लिश के टाइम पर। सो अगर आपको अच्छी अंग्रेजी लिखना भी है तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आप सीखिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरी डे के बीच में एक स्पेस है, लेकिन कई बार एवरी डे को विदाउट स्पेस भी लिखा जाता है। एवरी डे विदाउट स्पेस एक एडजेक्टिव होता है, ये किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम सबके रोजमर्रा के कपड़े होते हैं बहुत सारे, है ना, ये मेरे रोजमर्रा के कपड़े हैं, इनको वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। तो रोजमर्रा के कपड़े, कपड़े नाउन हो गया, उसकी क्वालिटी क्या है, रोजमर्रा। वहां पर हम कहेंगे these are my everyday clothes. So everyday is an adjective in this case. But जब भी आप डेली के सेंस में यानी एक एडवर्ब के सेंस में यूज करेंगे डेली फ्रेजेस, यूजफुल एवरीडे फ्रेजेस, हर दिन के फ्रेजेस हैं। यहाँ पर हम कोई क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, आपको डेली के सेंस में कह रहे हैं। एंड दैट्स ग्रेट। रुद्र कह रहे हैं कि आज के पेड बैच में उनका प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा था। अमेजिंग अमेजिंग, आई लव द फीडबैक। कल मिलते हैं फिर क्लास में आपसे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों सम कॉमन फ्रेजेस फॉर नॉट हैविंग एन ओपिनियन, बिकॉज जब आप अंग्रेजी बोलने की या एक स्मार्ट कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि बहुत नॉर्मल है ये, एंड इट इज वेरी वेरी ह्यूमन टू नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट और ओवर समथिंग। किसी विषय में अगर आपका कोई राय, आपकी कोई राय नहीं है तो ये एक बहुत ही ह्यूमन बिहेवियर है, वेरी ह्यूमन लाइक, है ना। हर चीज के बारे में जानकारी होना जरूरी तो नहीं है, कंप्यूटर तो नहीं हो, चैट GPT तो नहीं हो आप, राइट, कि आपको बस टाइप करके लिख दिया आप आंसर दे देंगे, राइट। तो वो चीज आपको नर्वस जो करती है, लेट दैट गो अवे। घबराने की कोई बात नहीं है यार। कई बार होता है हमसे कोई कुछ पूछता है, हमको नहीं पता है, तो आइए आपको सिखाते हैं कि आखिर अगर आपको नहीं पता है तो पोलाइटली एंड इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर आप क्या कह सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला फ्रेज। मैंने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं, अब अचानक से आके तुम्हें कोई कहता है कि यार दुनिया में वो कौन सी चीज है जो तुम बदल देना चाहते हो। अब हो सकता है तुम्हारे पास आंसर हो, you can give that answer, but what if you don't have an answer? You can say I've never really thought about it. मैंने इसके बारे में ज्यादा कभी सोचा नहीं है। तो अंग्रेजी में आप क्या कह सकते हैं, you can say I have never given it much thought. कैसे कहिएगा, I have never given it much thought. Everybody, when I'm reading out your sentences, please try to repeat them after me, with me, as you please, but try to say it in good pronunciation. जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो इसके पीछे मत भागिए कि हम कितनी स्पीड में अंग्रेजी बोल रहे हैं या हम कितने बड़े जार्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप कितनी क्लैरिटी के साथ और कितने कंफर्ट के साथ अंग्रेजी बोल रहे हैं, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट हमारा फ्रेज हो सकता है, मैं दोनों पक्षों के बारे में कुछ खास महसूस नहीं करती। अब अगर किसी ने कहा कि अच्छा तुम्हें हिस्ट्री ज्यादा पसंद है या फिर पॉलिटी ज्यादा पसंद है, दोनों में ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा,
जस्ट आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स का कोई ना कोई फेवरेट होगा, बट दिस इज एन एग्जाम्पल. सो मान लीजिए कि आपको कहना है यार दोनों के विषय में ही मेरा कुछ खास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हम सोचते समझते नहीं है उन्हें, तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ईदर वे. दोनों के लिए ही मेरी कोई खास लगाव नहीं है मेरा. ठीक है, तो कैसे कह रहे हैं आप? आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स either way. दोनों के विषय में आप बात कर रहे हैं कि both the sides not really concerned. Moving on everybody, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तुम क्या चाहते हो कि कल ऑफिस में छुट्टी रहे या ना रहे? तो लोग कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, छुट्टी है भी तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है. A lot of times we feel like that, correct? तो हम क्या बोलेंगे? It doesn't really make a difference to me. It doesn't make any difference to me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. भाई साहब आप छुट्टी दे रहे हैं, बहुत मुबारक. नहीं दे रहे हैं, और मुबारक, काम कर लेंगे, है ना. तो अगर तुम किसी एक सिचुएशन में हो, तुमसे किसी ने कुछ पूछा है एंड यू फील लाइक हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे, तो आप बोल दीजिए डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, है ना. सॉर्टेड है ना. नेक्स्ट देखते हैं, इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है. अब कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जैसे पीपल, अच्छा यार फालतू के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को ना लोगों से डिस्कस करना नहीं चाहिए. आप उन लोगों के साथ करिए जिन पर आपको बिल्कुल ही अटूट विश्वास है, दैट आई कैन से एनीथिंग टू दीज पीपल. तो उनसे कर लो वो डिस्कशंस. अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको अपने लेट्स से ओपिनियंस फॉर्म करने हैं, तो आप उन लोगों से करिए वो डिस्कशंस, पीपल दैट आर वेरी क्लोज टू यू. But in public places, going and talking about somebody's caste, talking about somebody's religion, making a taunt at somebody's gender, very, very unpleasant experiences are birthed thereafter. यहाँ पर देखिए इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है. अगर मान लीजिए कि कोई सरफिरा है ही और आपसे अजीब टॉपिक पर बात करना चाह रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट मैटर. आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट मैटर. देखो एक बड़ा अच्छा मीम था अभी रिसेंटली. एक फ्रेज होता है हाँ सही है, हाँ सही है का इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं. हम सब लोग अब करने लगे. मुझे लगता है आप सब बहुत मैच्योर हो गए हैं, ये देखने को भी मिलता है स्टूडेंट्स में. तो कभी कभी हम हाँ सही है तब कहते हैं व्हेन वी अग्री विद समथिंग. हम किसी चीज से पूर्णतः सहमत होते हैं तो हम कहते हैं हाँ सही है. दूसरा सिचुएशन होता है जब हम किसी से बस छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको चुप कराना चाहते हैं. उसने कहा कि दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं, सब पेंगुइन्स हैं. हाँ भाई सही है, तुम जो कह रहे हो वो सही है, क्योंकि हम उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते. right? Similarly, ठीक है, I don't have an opinion on that matter. Instead of justifying and giving explanations, what can you do? आप simple कह सकते हैं मेरा इसमें कोई opinion नहीं है, मेरी कोई राय नहीं है. Now these were some phrases जो कि आप आज से use कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरह के एक discussion में हैं और आपको लगता है कि particular मुद्दे पर, topic पर I don't really have something to say or something to contribute. Try to use one of these phrases. Everybody who's here with me, if you're really trying to work on your communication skills and if you want to become more confident, if you really want to clear that interview that you're probably targeting, in that case, start practical usage. Theoretically आप बोलना नहीं सीखते हैं. देखिए, बोलना आप बोलने से सीखेंगे. इससे ज्यादा तो कुछ सिंपल बात नहीं हो सकती है ना. तो आप बोलिए जो भी आप सीख रहे हैं. 5 के 5 नहीं बोल पाएंगे, एक बोल लेंगे. सो काइंडली गो अहेड एंड स्टार्ट यूजिंग दैट. मूविंग ऑन एवरीवन, हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजेस जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है. हम लोगों से जानकारी अक्सर मांगते हैं, है ना. जैसे हमें किसी विषय में, किसी चीज के बारे में पूछना होता है तो 2-3 तरीके होते हैं. क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ रखा हुआ है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा. पता है क्या? ये 2-3 तरीके होते हैं. हम कभी बहुत डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्या तुम जानते हो कि लाइब्रेरी कहाँ है? क्या तुम्हें पता होगा कि ये वाला सेंटर कहाँ पड़ेगा? एक तुक्का लगा रहे होते हैं कि पता है इस बंदे को या नहीं पता है. एंड देन वी आर लाइक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा कि पड़ोसी के घर से कोई भाग गया. हम डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि आपको पता है कि कोई भाग गया है. हम उनको क्या कर रहे हैं? वेरी पैसिव क्वेश्चनिंग. तो यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं ये तीनों फ्रेजेस. क्या तुम्हें कुछ पता है इस विषय में? कोई एक टॉपिक है, क्या तुम्हें लाइब्रेरी के बारे में कुछ पता है, या क्या तुम्हें नेल कटर के बारे में कुछ पता है? लेट्स से आप कुछ ढूंढ रहे हैं, करेक्ट? तो कैसे पूछते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट
the library? Do you have any idea about what happened to him? Do you have any idea about this subject? Do you have any idea about, let's say, study IQ? मान लो आप कभी फीडबैक कलेक्ट करने जाते हो कि कैसा चैनल है, तो आप पूछते हो ना अपने दोस्तों से, मित्रों से, acquaintances से, यार तुमने वाला चैनल फॉलो किया है क्या, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट स्टडी IQ? सो दिस इज हाउ यू कैन आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन एवरीवन. प्रैक्टिस इट. आप हर दिन पूछते हैं लोगों से ना. अब कोई सिंपल सी बात ले लो. लेट्स से तुम्हें एक XYZ बुक खरीदनी है और तुम्हें अपने दोस्त से पूछना है, भाई तुम्हें पता है किताब कहाँ मिल जाएगी? डू यू हैव एनी आइडिया वेयर कैन आई गेट दिस बुक? डू यू हैव एनी आइडिया को एज इट इज यूज करो और बचे हुए सवाल को ऐड कर दो. ठीक है? Okay. Now, I see a lot of students are now active in the comment section. Most welcome all of you. I hope you guys are enjoying the session. So don't forget to like it and subscribe to your channel, Study IQ. अच्छा, क्या तुम्हें पता होगा, ये आप तुक्का लगा रहे हैं, तुम्हें पता होगा कि उसको क्या हुआ है? कोई अंदाजा है तुम्हें? आप जनरल गेस वर्क कर रहे हैं यहाँ पर. Let's see this. Would you happen to know? Would you happen to know what happened to her? मतलब बाय चांस वाला जो एक अजम्पशन नहीं होता हमारा, बाय चांस तुम्हें कोई आइडिया है कि उसको क्या हुआ है? वुड यू हैपन टू नो व्हाट हैज हैपेंड टू हर? हैपन 2 बार आ रहा है यहाँ पे, राइट? लेकिन मान लो मुझे ये पूछना है, वुड यू हैपन टू नो व्हाट टाइम इज हर फ्लाइट एक्सपेक्टेड टू लैंड? यानी क्या तुम्हें पता होगा कि उसकी फ्लाइट कितने बजे लैंड करेगी? तो ये 2-3 तरीके होते हैं आपके. तीसरा तरीका ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा, बट क्या तुम्हें पता है? सो दिस इज वेरी वेरी इनडायरेक्ट एंड वेरी पोलाइट. बाय द वे, जब भी हम पैसिव होके बात करते हैं, पैसिव स्पीकिंग को बहुत पोलाइट माना जाता है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने सुना होगा नाम, टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के. तो जब हम बहुत एक्टिवली बोलते हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, वी साउंड प्रीटी अफर्मेटिव. बट sometimes when we choose to be a little passive, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम थोड़े ज्यादा पोलाइट, ज्यादा वेल बिहेव्ड एटसेट्रा लगे. ठीक है? ओके. आई डोंट सपोज यू वुड नो. मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा. आई डोंट सपोज यू वुड नो व्हाट टाइम इज हर फ्लाइट लैंडिंग. मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा कि उसकी फ्लाइट कब लैंड कर रही है, राइट? यार ये क्लास आपकी रेगुलरली 3:30 बजे फॉर नेक्स्ट 5 days इसी चैनल पर होगी, तो जरूर आ जाया करिएगा. मूविंग ऑन एवरीवन, द नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजेस. मेरे पास टाइम कम होता है तो थोड़ा सा जल्दी भी शायद मैं करने की कोशिश करूंगी. सो कॉमन फ्रेजेस टू इनवाइट समवन ओवर. सी व्हाट्स हैपनिंग इज, आप कम्युनिकेशन जब सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं? ताकि आप लोगों से बातचीत कर पाएं. अच्छा, बातचीत करने के लिए क्या करना पड़ता है? उनसे दोस्ती करनी पड़ती है, जान पहचान बढ़ानी पड़ती है. सो चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका कोचिंग सेंटर है, चाहे वो आपका घर है, परिवार है, नेबरहुड है, एंड ऑल ऑफ दैट जैज. यार 1 second स्टूडेंट्स. Okay, that was a very regrettable. ठीक है, sorry, my bad, I'm back. चलिए, कहाँ थी मैं? हाँ, तो हमें जो दोस्ती करनी पड़ती है, अक्वेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, जान पहचान बनानी पड़ती है. उस केस में हम लोगों को पूछते हैं, इनवाइट करते हैं कि क्या तुम कॉफी पीने चल सकते हो, चलोगे, सकते हो नहीं, है ना? तो एक एबिलिटी नहीं चेक कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप उनको इनवाइट कर रहे हो. सो हाउ डू यू डू दैट? देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अस. क्या आप फ्री हैं? आर यू फ्री फॉर अ कॉफी? क्या आपके पास कॉफी के लिए वक्त है? आर यू फ्री फॉर अ कॉफी? लेट्स से, आर यू फ्री फॉर अ डिनर? अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं डिनर के लिए, आर यू फ्री फॉर अ डिनर टुनाइट? आज आप डिनर के लिए फ्री हैं क्या? सिंपल वेरी इजी फ्रेजेस दैट यू स्टार्ट विद. नाउ पीपल वुड ऑल्सो फील लाइक, अरे ये तो बहुत आसान है मैम, हमको ये सब आता ही है, एंड जैज. सी ओके, what I'm trying to teach you here is that there are very very easy phrases out there that you can literally start using today, and if you keep using them slowly and gradually, you're also going to keep adding newer phrases to that particular bank of yours. जो आपकी vocabulary bank है, उसमें आप और चीजें भी add करते रहेंगे. ठीक है? लेकिन आपको okay,
मूविंग ऑन, तो आप बेसिक फ्रेजेस से शुरुआत करिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, क्या आप आज कुछ कर रहे हैं, या फिर क्या आप सैटरडे को कुछ कर रहे हैं? आप पूछते हैं ना, भाई तुम बिजी हो क्या सैटरडे वैटरडे को, तो कैसे पूछते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं? आर यू डूइंग एनीथिंग दिस सैटरडे? आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो? आर यू डूइंग एनीथिंग ओवर द वीकेंड? वी कैन प्लान अ स्मॉल गेट अवे, वी कैन प्लान अ डिनर, वी कैन प्लान अ लंच. सो दिस इज हाउ यू आस्क पीपल आउट फॉर समथिंग. नाइस. ये रुद्र, आप कमेंट सेक्शन पे ध्यान मत दो, बिकॉज आई थिंक दैट नेवर हेल्प्स. लेट्स जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द क्लास. अच्छा, क्या आप चाहते हैं एक कप कॉफी के लिए जाना, या क्या आप चाहते हैं लाइब्रेरी जाना, या क्या आप चाहते हैं बुक्स खरीदने के लिए जाना? वट एवर. सो यू चेकिंग विद द पर्सन इफ दे आर इंटरेस्टेड. डू यू वांट टू हैंग आउट टुनाइट, और डू यू वांट टू हैंग आउट? डू यू वांट टू गो फॉर लंच? डू यू वांट टू गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी, एटसेट्रा? ओके. ओके, क्या आप चाहेंगे इज अ वेरी वेरी फॉर्मल. सी, ये जो आपका डू यू वाना करके स्ट्रक्चर है, दिस इज इनफॉर्मल. एक फॉर्मल सिचुएशन में आप किसी से ऐसे बात मत करिएगा, लेकिन अगर एक इनफॉर्मल सिचुएशन है तो आप ऐसे बात कर सकते हैं, यानी दोस्तों, जान पहचान के और छोटे, अपने उम्र में छोटे लोगों से बात कर सकते हैं आप ऐसे. लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मल सिचुएशंस. आप पूछते हैं, वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी? वुड यू लाइक टू गो फॉर डिनर? वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर लंच? सो ऑन सो फोर्थ. तो आप थोड़ा सा जो आप डरते हैं, हिचकिचाते हैं, आई कांट स्पीक टू पीपल, but one day I will sit down for an interview and I'm going to nail it. That's never going to happen. Let's not build that delusion in your head. What you have to do is start working from today itself. Make that small, or take that small little step, one thing at a time, and the next thing follows. करो काम, फिर रिजल्ट मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्राइस. यानी अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं. Oh hi Ashmit, so good to see you. Of course I remember you. I am absolutely fine and I hope the same for you. I hope you're doing very well. एंड ग्रामर नहीं आती है हिमांशु, तो हम आपको ग्रामर ज़रूर सिखाएंगे. मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट अश्मित यहाँ हमारे साथ हैं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू, ट्रस्ट मी, एंड आई फुली रिमेंबर यू. नाउ मूविंग ऑन, कॉमन फ्रेजेस फॉर प्राइस. अगर हम पैसे की बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें ही हम कहते हैं. ये बहुत महंगा है, या फिर हाँ ये वाजिब दामों पर अवेलेबल है, या फिर अरे भैया ये तो बहुत महंगा बेच रहे, ठगी कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं अरे बहुत ही सस्ता है यार, मैं नहीं ले सकती है, वट एवर, जैसे भी आप बात करते हैं. तो ये आपके जो तीन चार ऑप्शंस होते हैं. लेट्स से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है. व्हेन समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, आप क्या कहते हैं? इट इज वेरी एक्सपेंसिव. देयर इज अ लाइफ आफ्टर दैट. इससे बेहतर फ्रेजेस अवेलेबल है दुनिया में. इट कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून. इट कॉस्ट लिखा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ना करूं. तो अगर कोई चीज बहुत महंगी है तो आप कैसे कहते हैं? इट कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून. बहुत महंगा है ये, कोई जरूरत नहीं है लेने की. आई एम स्पेसिफिकली नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाली थी पर मैंने अपने आप को रोका. देखिए इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड. मैम कोई ऐप है आपकी जहां पर आपकी क्लासेस देख सकें? बेटा स्टडी IQ की पूरी ऐप है, बहुत बड़ी ऐप है, काफ़ी सक्सेसफुल ऐप है, आप उस पर देख सकते हैं हमारी क्लासेस. अच्छा, दूसरी चीज़ ये, हेल्पलेस नाम के स्टूडेंट है, उन्हें लगता है कि हमारा जो स्पीक स्मार्ट बैच है उसका प्राइस 1900 रुपीज़ है. नहीं बेटा नहीं, इसीलिए लिंक वगैरह हम लगा देते हैं कि आप क्लिक करके जाके स्वतः अपनी आंखों से चेक कर लीजिए. इट इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ आई थिंक 900 रुपीज़ और समथिंग, 950 के आसपास है. डिस्काउंट कोड इज UM Live, यानी उदिशा मिश्रा लाइव, UMLIVE. दिस इज योर कोड, आप यूज करिए एंड यू विल गेट इट फॉर अ डिस्काउंट. नाउ चलो, वो बहुत अधिक कीमत पर ठगी कर रहा है. कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेके बेच रहा है जो तुम्हें पता है कि डूड दिस इज अवेलेबल फॉर 100 रुपीज, पर वो उस वक्त कह रहा है कि नहीं नहीं इसके तो हम 1000 रुपए ही लेंगे, या दिस इज ओनली फॉर 1500. तो आप कहते हैं भैया ये इतना महंगा बेच रहे हैं, ठगी कर रहे हैं. ठगी जो आपका वर्ड होता है उसके लिए एक अच्छा वर्ड आप सीख सकते हैं, टू स्विंडल. स्विंडल, धोखे से किसी के पैसे ले लेना, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करना. स्विंडल इज अ गुड वर्ड, बट एट द सेम टाइम आप उसको एक रिप ऑफ भी बोलते हैं. वेल दैट्स अ रिप ऑफ. ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट जो तुम्हें दिखता है कि बहुत सस्ता है बट इसकी कीमत बहुत ज्यादा बताई जा रही है, तो उस चीज को, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं अ रिप ऑफ. मूविंग ऑन,
ये थोड़ा महंगा है। अगर हमें कोई चीज़ थोड़ी बहुत महंगी लगती है कि नहीं भैया ठीक ठीक लगा दीजिए, 90 रुपए का दे दीजिए, 100 रुपए मत लीजिए, सो वो ये छोटा सा गैप होता है ना प्राइस का, हाउ डू यू से दैट, दैट्स अ बिट प्राइसी, दैट्स अ बिट pricey. For sure you can use the word costly, but pricey is a little different. ठीक है, अच्छा वाइट में लिखते हैं, लीजिए SWINDLE, swindle, ठीक है सर, और ये डिस्काउंट कोड है UMLIVE, लिख दिया। चलिए, अच्छा ये तो काफी वाजिब दामों पर है, या इसकी कीमत तो बड़ी वाजिब लगाई हुई है। जब आपको किसी चीज की प्राइस, ओ माय गॉड इतना सस्ता दे रहे हैं या काफी रीजनेबल दे रहे हैं, तो बस उसको रीजनेबल ही कहते हैं, दैट्स क्वाइट रीजनेबल। जब आपको किसी चीज की कीमत बढ़िया लगती है तब आप कहते हैं इट्स अ गुड प्राइस और यू से रीजनेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक अच्छी कीमत है, दैट्स अ गुड प्राइस। जब आप बेसिकली कहना चाहते हो कि ये डील तगड़ी है, बढ़िया डील दे रहे हैं भैया, तो कैसे कहते हैं, दैट वाज अ रियल बार्गेन, यानी इन्होंने बहुत अच्छी डील हमें दे दी है। मान लो हम कोई बुक्स या नोटबुक खरीदने गए थे और हमें 100 रुपए में 4 अच्छे पेजेस वाली नोटबुक मिल गई है, तो यार रीजनेबल है, बहुत ज्यादा रीजनेबल है। तो कैसे कहते हैं, इट वाज अ रियल बार्गेन, यानी हमने बहुत अच्छी डील बैठा ली भैया के साथ या सेलर के साथ। हुज भैया एक हम लोग वो कर चुके हैं, इस्टेब्लिश कर चुके हैं बिल्कुल कि somebody is selling something, somebody is at a shop, भैया बोलना है उनको। Weird. ये बहुत सस्ता था, कोई चीज जो बहुत सस्ती है तो वहां पर हम यूज करते हैं कैजुअल फ्रेज दैट्स कॉल्ड dirt cheap. I got it dirt cheap. हमें ये बहुत सस्ते में मिला है, so it was dirt cheap. That's how you can say that. Moving on, हमारा लास्ट फ्रेजेस का सेट है। टाइम क्या हो रहा है, हाँ 7 मिनट बचे हैं दोस्तों, फटाफट से देखना पड़ेगा इसको। जब भी आप मौसम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कुछ या तो ठंडी के बारे में बात कर लो या तो गर्मी के बारे में। वैसे तो आपके कई प्रकार के मौसम होते हैं, बट क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो एक लिमिटेड टाइप ऑफ वेदर के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, अगर आपको लगता है कि बहुत गर्मी है, यू नो uncomfortable sort of heat, तो कैसे कहेंगे आप, it's absolutely boiling, बहुत गर्मी है, ठीक नहीं लग रहा है हमको। अच्छा, it's scorching hot outside, जब बाहर आपको पता है कि अभी जो दशा है, I can't believe this is March, but if you step out you're literally getting burnt. So कैसे कहेंगे, it's scorching hot outside, and then it's a little chilly, it's a little chilly, वो जो थोड़ी हल्की हल्की अच्छी वाली ठंड होती है दिल्ली में आपको मिलती है अराउंड अक्टूबर, है ना, वो वेदर बहुत अच्छा होता है, तो प्लेजेंट सा ठंडा होना, तो दैट्स अ लिटिल चिली। अच्छा, कभी बिल्कुल ही ज्यादा ठंड दैट यू डोंट फील लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस, घर से निकलने का मन नहीं करता है जिन ठंडियों में, उन्हें कहते हैं इट्स freezing cold. And then make sure to bundle up, यानी properly कपड़े पहनना. This is another phrase you use to talk about some of your weathers, not some, specifically winters. A few phrases, a few sentences that are very apt and very suitable for your interviews. Now, every time that we have spoken about interview preparation, and I've seen a lot of such videos जहाँ पर interview preparations की जब बात होती है तो ज़्यादातर करके ये सिखाया जाता है how to introduce yourself. But when I've really spoken to the experts, they have very clearly mentioned to me that this barely happens, Udisha, that they'll call you and they'll ask you to tell them something about yourself or to introduce yourself, because उनके हाथ में आपका resume होता है, right? आपका CV होता है, and they look at it and they know a lot of things already about you, और वो उसी resume से कोई एक चीज उठाकर आपसे पूछते हैं. Now again, I am not completely negating कि आपको कभी introduce नहीं करना पड़ेगा, but उसके अलावा भी इंटरव्यू के बहुत सारे पहलू होते हैं. और जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की, जिनको आप फॉर्मल इंटरेक्शन में यूज करें, तो इट बिकम्स मोर यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. सिर्फ ये सोचना कि इंट्रो की तैयारी कर लो, वो इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं होता है. एवरीबडी हु इज हियर विद मी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ये हमारी 5-day सीरीज की क्लास 2 है. बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को. सबसे पहले आपके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है. जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए या एक फॉर्मल इंटरेक्शन के लिए जब जाते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है,
आपकी जो एक वाइब हम आजकल के जेनजी बच्चे समझते हैं, मैं नहीं हूँ जेनजी, बट जो लोग समझते हैं कि आजकल का माहौल के टर्म्स में वाइब एक बड़ी चीज़ है, तो उससे आपको काफ़ी पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है। एंड हाउ डू यू शो दैट पॉजिटिविटी? ऐसा तो नहीं है कि आप एक फॉर्मल सेटअप में जाके लोगों को ऐसे गले लगा लेंगे टू शो दैट ओ माई गॉड आई एम सो पॉजिटिव. That's not possible. So to show your positivity in a formal setting, what do? You use your words wisely. आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, जेनरिक है, आप प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए जाइए या पब्लिक सेक्टर जॉब के लिए जाइए, वहाँ कहीं भी यूज होता है. लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि लेट्स से अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में आप कैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर टुडे एंड शेयर हाउ माय जर्नी हैज शेप्ड माय स्किल्स एंड पैशंस. तो ये तुम किसी भी सेटिंग में जाके बोल सकते हो ना, सरकारी हो या प्राइवेट, ठीक है. लेकिन अगर तुम्हें यही बात कहनी है अपने यूपीएससी एग्जाम्स के टर्म्स में, सो आई एम जेन्युइनली थ्रिल्ड टू बी हियर टुडे एंड टू शेयर हाउ माय जर्नी इन पब्लिक सर्विस प्रेपरेशन हैज शेप्ड माय स्किल्स एंड फ्यूल्ड माय पैशन फॉर सर्विंग द नेशन. आप जब बात करें तो लगना चाहिए कि आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो मौका मिला है, यू आर proud and grateful for the same. You're proud of the same and grateful for the same. आपके बात करते वक्त आपके शब्दों का जो चुनाव है, जो चयन है, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये महसूस हो that this particular individual in question is very happy and very positive and excited to be here. So this is how you articulate a nice, healthy answer. I'm genuinely thrilled to be here. I'm really happy to be here. एक और बात होती है यार, इंटरव्यूज के टाइम ना कभी कभी गलती क्या होती है बच्चों से, अगर वो बहुत अच्छा बोलना शुरू करते हैं तो देयर इज एन अंडरटोन ऑफ एरोगेंस. ये मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज को ऑब्जर्व करके देखा है कि जब एक कैंडिडेट बैठ के मॉक इंटरव्यू दे रहा होता है और बहुत अच्छा बोल रहा है, किसी इंसान को ये मालूम है that my verbal skills are pretty much on point, पता नहीं क्यों ये होता है कैंडिडेट्स के साथ कि वो स्लाइटली सुपीरियर साउंड करने लगते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ मैं जा रही हूँ यहाँ. तो चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसी रखो कि बहुत जागनिश नहीं लगने चाहिए वो. दे नीड टू साउंड हम्बल येट इम्प्रेसिव. दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इसीलिए जब मैंने जेन्युइनली थ्रिल्ड बोला, मैंने उसको वेरी हैप्पी से भी रिप्लेस किया. सो आई एम वेरी हैप्पी करके भी आप बात कर सकते हैं. अच्छा, ये बहुत लंबे सेंटेंसेस हैं, आप अभी क्लास देखते देखते इनको रटिएगा मत. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, और इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, और इस तरह से ही अब आप एक कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को इसी डायरेक्शन में अगर ग्रो करेंगे, तो जब फाइनल आपका डे ऑफ इंटरव्यू आएगा, आपको ये कुछ अनफेमिलियर या स्ट्रेंज नहीं लगेगा. यूड बी एबल टू से इट आउट वेरी नेचुरली. मूविंग ऑन एवरीबडी, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. एक और सेंटेंस यहाँ पर, जैसे अगर आप एक प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर बताते हैं कि भैया हमने इंडस्ट्री में करीब 5 साल 7 साल 10 साल लगा दिए हैं, और अब हमारे पास काफ़ी अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग नॉलेज बेस है, पर्सपेक्टिव है, और इसी के साथ हम आपकी टीम में आने के लिए बड़े ज़्यादा खुश हैं. तो ये आप नहीं बोल सकते यूपीएससी एग्जाम में. वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं. देखिए, टोन सेम है, एज इन डायरेक्शन ऑफ द आंसर इज प्रीटी मच द सेम, बट आप इसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आप कैसे बात करेंगे, एज समबडी जो ये साबित कर रहा है कि सर इस नौकरी के लिए हम बड़े सूटेबल हैं, वो किस तरह से बात करेगा. देखिए, आफ्टर these many years, जो भी 2 साल 3 साल जो भी आपने तैयारी करी है, after these many years of studying and preparing for the UPSC examination, I have developed a unique perspective on public policy and governance. You choose, आप choose करिए कि किस टॉपिक के ऊपर आपका एक सर्टेन पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है, या आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसके विषय में आप अगर बात करेंगे या आपको बात करने का मौका मिलेगा, तो यू वुड बी एबल टू लीव अ ब्यूटिफुल इंप्रेशन एंड देयर बाय काइंड ऑफ क्रिएटिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ कि आपसे और बात की जाए, या आपका एक बेटर इंप्रेशन वो ले पाए अपने ऊपर, यानी कि आपको मौका मिलेगा अच्छा इंप्रेशन छोड़ने का. तो जब आप उनको सही चीजें, देखिए एक इंटरव्यू को आप लीड करते हैं, ये मत सोचिएगा कि वो जो सवाल पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे.
आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बदले में आप जवाब क्या दे रहे हैं, एंड हाउ आर यू लेटिंग देम फ्रेम द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू शुड बी वर्किंग ऑन। देखिए यहाँ पर आपने कहा कि इतने सालों तक तैयारी और प्रिपरेशन करने के बाद आई हैव डेवलप्ड अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, आई एम ईगर टू ब्रिंग माई insights and dedication to serving the nation through a career in civil services. Now this is very generic. Again, मैंने किसी subject, किसी topic को involve किए बिना आपको बताया है कि how you can utilize your words very beautifully and frame a response which is going to let them know that what should they ask you about, or give them a hint that you need to talk to me about this and I'd be able to give you good answers, right? तो हर आंसर में दो बातों का ध्यान रखना है, साउंड हम्बल येट कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम ट्राई टू गिव देम हिंट्स कि सर हमसे इस विषय में बात करिए, इस तरह से बात करिए तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे लाइफ में। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब जैसे जनरली स्पीकिंग आप प्राइवेट पब्लिक किधर भी जाओगे तो एक इस तरीके से लोग अक्सर बात करते हैं दैट थ्रू आउट माई करियर आई ऑलवेज हैड अ ड्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच लेड मी टू डैश 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 अचीवमेंट्स। आप जब अपने अचीवमेंट्स की बात करते हैं, पूछा इस विषय में पूछा जाता है कि आपने मेंशन किया है सीवी में कि आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, व्हाटएवर लेवल मेडल्स मिले हैं, आपको अवार्ड किया गया है, आपको पुरस्कृत किया गया है, तो इसके विषय में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। तो वहां पर आप अगेन एक हम्बल बंदा बनने के लिए, और एक बंदा जिसने एक्चुअली मेहनत करके किसी चीज को पाया है, अचीव किया है, अकम्प्लिश किया है, आप बात जैसे करेंगे वही उनको कन्विक्शन देगा कि आप सच बोल रहे हैं, वाकई आपने ये किया है या कुछ इसमें घालमेल है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन यू रिफ्रेम दैट। सो ये अगेन दिस इज अ लॉन्ग आंसर, आप टोटली इसको शॉर्टन कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये प्लान है दैट यू नीड टू वॉच दीज सेंटेंसेज एंड सी किस तरीके के शब्द, और एक और चीज, the way you are going to speak, your tone and your expressions and your voice quality, everything needs to be pretty much on point. ठीक है, थ्रू आउट माई प्रेपरेशन फॉर द यूपीएससी एग्जाम, जब आप बार बार नहीं कहोगे, हम तुम्हें हमेशा एक आंसर की तरह यहीं से शुरुआत करवा रहे हैं, तुम ये बार बार नहीं कहोगे, ये कॉमन सेंस है। नाउ आई हैव कंसिस्टेंटली परस्यूड इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन इन माय स्टडी मेथड्स। आप जब पढ़ाई करते हैं, आप जब तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप लगातार भाई आप असेस करते हो ना कि डे 1 हम कहाँ थे, डे 15 हम कहाँ हैं, मंथ 3 पे हम कहाँ हैं। सो आप उसमें इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट लगातार लगा रहे होते हैं, बट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इंटरव्यू में बहुत कम कैंडिडेट्स करते हैं। लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे 2-3 बातें साफ होती हैं, जैसे कि आप एक जुझारू व्यक्ति हैं, अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप उसको क्विट करने की जगह तरीके ढूंढते हैं। you become capable that way in their eyes, यानी उनको समझ में आता है कि देखो इस बच्चे ने गिव अप नहीं किया, ये एक बंदा है जो क्रिएटिव है, सोचता है चीज़ों के बारे में, नए आइडियाज़ लेकर के आता है। अगेन पूरा आंसर एज इट इज की बात नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ वे ऑफ टॉकिंग, कुछ आपका वे ऑफ पुटिंग योर पॉइंट्स फॉरवर्ड, इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। दीज आर जस्ट सम सैम्पल आंसर्स जो प्रॉबेबली अगर आप गूगल करेंगे तो इसके अलावा आपको 2-2.5 लाख सैम्पल आंसर्स मिल जाएंगे। बट वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज कौन से आंसर को आप बहुत नेचुरली दे पा रहे हैं। इट शुड नॉट साउंड वेरी मोनोटोन एंड यू शुडंट साउंड लाइक अ बॉट। जब आप बात करिए, जब आप आंसर्स दीजिए तो देखिए नेचुरल लगना चाहिए कि सर हमने अपनी पढ़ाई लिखाई में जो है इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, और जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी सुधर गई, और हर सब्जेक्ट में या मेरे कोर्स सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हमें मिली है इस पर्टिकुलर मेथड की वजह से। तो जब आप बातें कर रहे हैं तो आपके जो कुछ वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड। ये कुछ जनरल, अगेन अभी हमने आपको दिखाए थे जनरल सेंटेंसेस एंड हाउ यू कैन रीफ्रेम देम इन टर्म्स ऑफ योर यूपीएससी इंटरव्यू, लेकिन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंटरव्यू, नॉट जस्ट यूपीएससी बट अदरवाइज। अच्छा, ये जो आपके बाकी सेंटेंसेस हैं इनको भी आप उस तरीके से रिफ्रेज कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि आपके एक एक सेंटेंस में आपकी ह्यूमिलिटी, साथ ही साथ आपका एक एंथुजियाज्म काफ़ी विजिबल है यहाँ पर। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके सामने, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, गो अहेड एंड you can do that, otherwise PDF I can't commit but I might try। see try में भी हमने might लगा दिया है, क्या ही बोले, खैर चलो। अच्छा, अब
एक और चीज जो आपको देख लेनी चाहिए इस सेशन में हमारे साथ, देयर आर सम मोर फॉर्मल फ्रेजेस. सो इफ यू गो टू ऑफिस, इफ यू आर वर्किंग, आप देखते होंगे कि आपके ऑफिस स्पेस में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और काफ़ी फ्रीक्वेंट कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आम बोलचाल में ऑफिस में सुनाई देते रहते हैं. तो उसमें से कुछ आपके लिए हम लेकर के आए हैं. सबसे पहले हेड्स अप का क्या मतलब होता है. देखो, ऑफिस में सुनते हैं का मतलब ये नहीं कि आप घर पे यूज नहीं कर सकते. यू कैन यूज इट वेयरएवर यू फील लाइक. बट अभी देखिए, जैसे हमने हेड्स अप बोला, हेड्स अप का मतलब होता है व्हेन यू वांट टू वार्न समवन अबाउट समथिंग, राइट. तो जैसे आपकी कोई मीटिंग है जो कि 10 मिनट बाद शुरू हो रही है या शायद 2 घंटे बाद है, तो आप अपने जूनियर को कहते हैं जस्ट गिव मी अ हेड्स अप, आई हैव अ मीटिंग एट 6 o'clock, है ना. तो अभी मेरी 6 बजे मीटिंग है, मेरे को हेड्स अप दे देना, पहले से याद दिला देना, हमको वार्न कर देना. इस तरीके से हम हेड्स अप को यूज कर सकते हैं. नंबर 2, गेट अप टू स्पीड. जैसे हम तुम लोग को कई बार कहते हैं, बेटा यार तुम लोग एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, तुम लोग कैसे, तुम्हें कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में कुछ नहीं पता है. जैसे बैच में बच्चे आते हैं, मैं उनसे बोलूंगी बेटा स्पीक अबाउट दिस पॉलिसी और लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 1 minute. कुछ पता ही नहीं होता है बच्चों को. इट्स लाइक लिविंग अंडर द रॉक, अंडर अ रॉक, नॉट द रॉक. ठीक है, तो वाई आर्टिकल का एरर था खाली. एनीवे, तो जब आप बात करते हैं अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से, तब भी आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, जानकारी होती है. या तो फिर आप अखबार पढ़ते हैं, अच्छी मैगजीन्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तब भी आपको अच्छी जानकारी होती है. सो इफ़ इन केस आपको ऐसा लगता है कि अभी जो आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उससे आप उतने फेमिलियर नहीं हैं, देन यू शुड ब्रिंग योरसेल्फ अप टू स्पीड. ये रहा आपका फ्रेज. गेट अप टू स्पीड का मतलब अपने आप को चीज़ों से फेमिलियराइज करवाना, उनकी जानकारी करवाना. जैसे अभी क्लास में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है, कैन समबडी ब्रिंग मी अप टू स्पीड. ये आपने क्या कहा कि कोई हमें बता सकता है कि यहाँ क्या चल रहा है. ब्रिंग मी अप टू स्पीड और गेट अप टू स्पीड इज बेसिकली टेलिंग समवन टू मेक यू फेमिलियर विद समथिंग और गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज्ड विद अ सिचुएशन, है ना, किसी चीज की जानकारी हासिल करना, एटसेट्रा. अच्छा, कीप मी इन द लूप, ये वाला काफी कॉमन होता है. कीप मी अपडेटेड, है ना. जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, क्या डेडलाइन है, कब तुम्हारा एक्सपेक्टेड है प्रोजेक्ट सबमिशन या व्हाटएवर, जो भी चीज़ें हैं, फिर मैं कहती हूँ यार मेरे को भी ज़रा बताना कैसे चल रहा है. सो कीप मी इन द लूप, यानी कीप मी पोस्टेड, यानी कीप मी अपडेटेड. जब जब जो स्टेप्स आप ले रहे हो उसके बारे में ज़रा हमें बताते रहिएगा. नेक्स्ट देखते हैं, आई सी योर पॉइंट. देखिए, जब भी आप किसी के साथ अग्री करते हैं पर आप बहुत ओपनली ये कहना नहीं चाहते कि हाँ हाँ हम तो पूरी तरह तुम्हारी टीम में हैं, दैट केस आप ये कहते हैं आई सी योर पॉइंट, आई सी वेयर यू आर गोइंग, यानी तुम क्या सोचकर बोल रहे हो. तो ये कह सकते हो कि आई सी वेयर यू आर गोइंग विद दिस, या फिर तुम्हारी बात ठीक लग रही है या हमको हल्की सी समझ आ रही है. तो इन दैट केस हम कहते हैं आई सी योर पॉइंट, राइट. थोड़ा सही बोल रहे हो तुम, काइंड ऑफ करेक्ट लग रहे हो तुम हमें, तो वहां पर हम इस तरीके से बोलते हैं. ओके, लास्ट वन इज एड्रेस एन इशू. क्या टाइम हो गया? हाँ, 3:55. एड्रेसिंग एन इशू इज बेसिकली कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा मसला जो आप चाहते हैं कि भैया इसको अब इस पे ध्यान दीजिए, यू नीड टू एड्रेस दिस इशू. आप लोगों को किस इशू पे ध्यान देने की जरूरत है बताएं? रिटेंशन के इशू पे, रिटेंशन के मामले पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. जब आप पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, सवाल ही नहीं है कि आपकी ईमानदारी में कोई कमी है, बट सवाल कहाँ है? आपके रिवीजन में सवाल है, आप वहां पर ध्यान नहीं देते हैं. दैट इज वाई आपका रिटेंशन कमजोर होता जा रहा है. सो यू शुड एड्रेस दिस इशू. कौन सा इशू? कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं. दैट इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड एवरीवन. ठीक है, सो अगर हम फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं तो इन दैट केस हमारे ग्रामर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है दैट इज टेंस. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल. नाउ I'll be very honest and I'll tell you, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए, तो आप ग्रामर को प्रॉबली 1 महीने में टोटल 2 घंटे का टाइम दीजिए. 1 महीने में 2 घंटे, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. और अगर आज की क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो कोशिश ये करिए कि जो बेसिक एकदम स्मॉल डिटेल्स जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ना टेंस के, इनका ख्याल रखिए. और आप एक दिन में तो ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, बट जब भी आप कोई वाक्य बना रहे हैं अंग्रेजी का, whenever you are making a sentence in English, in that you have to be very very specific about
what rule are you using, which tense are you using, what construction of the sentence are you following, etc. So छोटा सा सेंटेंस है, नहीं छोटा सा सेशन है, टेंस के ऊपर बेस्ड है. सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपको ये समझाते हुए कि टेंस होता क्या है. टेंस इज बेसिकली अ मेथड बेस्ड ऑन वर्ब दैट शोज यू टाइम. सो इसको सिंप्लीफाई करके आपको बोलना है तो आप कहते हैं टेंस का मतलब होता है टाइम. ठीक है. गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. ओके, सो टेंस क्या करता है अंग्रेजी में, आपको टाइम दिखाने का काम करता है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके सामने है करके बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का एक एक्शन है. लेकिन अगर हमने ये कहा होता कि हमने कल भी क्लास ली थी, सो वो थी टेल्स यू कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं. एंड सिमिलरली प्रेजेंट में भी यार बहुत सारे तरीके होते हैं बात करने के लिए. अभी मैं कह रही हूँ कि लेट्स से हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये हमारा तरीका हो गया बोलने का. ये एक ऐसा काम है जो हम प्रेजेंट में करते जा रहे हैं, मतलब कल भी किया था, आज भी किया है, कल भी करेंगे, सो ऑन. अगर हम ये कहते हैं कि हम अभी टेंस पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट में कोई चीज है जो कंटिन्यू हो रही है, वो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं. ठीक है. मैम फ्यूचर तो पता नहीं होता है तो टेंस क्यों मानते हैं? गौरव का सवाल देखो कितना अमेजिंग है. यहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी दिखाई देती है. बेटा फ्यूचर का पक्का नहीं पता होता है, पर तुम्हें कभी कभी ये तो पता होता है ना कि तुम कितने बजे खाना खाओगे, या कल तुम कितने बजे ऑफिस जाओगे, या कल की मेरी क्लास कितने बजे होगी. तो कुछ चीज़ें पता हैं बट वो होंगी लेटर ऑन, कल होंगी, इसलिए बात करते हैं फ्यूचर की. अच्छा, टेंस में आपको एक बात बताती हूँ कि आपके जो टेंस होते हैं इनको 3 टाइप्स में बांटा जाता है. सबसे पहला आपका पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय, नंबर 2 आपका प्रेजेंट टेंस, एंड नंबर 3 आपका फ्यूचर टेंस होता है. ठीक है. पास्ट का मतलब टाइम दैट हैज गॉन बाय, वो समय जो बीत चुका है. ठीक है. प्रेजेंट का मतलब वो समय जो चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट है. 2025 इज द प्रेजेंट ईयर, मार्च इज द प्रेजेंट मंथ, एंड 21st of March is the present day. What's the day today? Saturday. Saturday is the present day, etc. तो जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो जो मौजूदा है, मौजूद है, वर्तमान है, उसी को कहते हैं हम प्रेजेंट. वर्तमान से याद आया कि आजकल एक बहुत ही गाना वायरल हो गया है, वर्तमान आंखों का धोखा है. मतलब कहीं किसी से कुछ भी कहते रहो, अचानक से वर्तमान आंखों का धोखा है. काफी दिमाग मेरा इधर उधर चला जाता है बातें करते करते. बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, जो होने वाला है, ना हुआ था ना हुआ है बट होगा, राइट. सो समथिंग दैट इज येट टू कम, जो अभी आने वाला है, राइट. तो ये 3 मेन टाइप्स होते हैं. अब टेंस जो है ना, ये मेन रूप से एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब. वर्ब जो होते हैं बेटा, इनके अंदर आप एक्शन दिखाने वाले वर्ड्स को भी रख सकते हैं, जैसे कि आई ईट, आई ड्रिंक, आई डांस, आई टीच, आई सिंग, आई थिंक, आई स्पीक, आई लिसन, आई वॉच, एटसेट्रा. ये सारे मेरे एक्शंस हैं और इनको हम वर्ब की कैटेगरी में भी रखते हैं, करेक्ट. लेकिन इसी के अंदर एक और टाइप ऑफ वर्ब आता है जो आपको टाइम दिखाते हैं. टाइम दिखाने वाले वर्ब का नाम लिख लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए. टाइम दिखाने वाले वर्ब को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आपको देखिए पहले से पता होगा. जब आप कहते हैं कि आई एम स्टडीइंग, मतलब अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आई एम स्टडीइंग. हमारा हम जो है वो थोड़ा यूपी वाला हम है. वैसे जो हम होता है उसका मतलब प्लूरल हो जाता है, करेक्ट. तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, हम मैं करके बात करते हैं. हम मैं करके बात करते हैं. बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में जो वर्ड्स हमको प्रेजेंट में यूज करने होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, करेक्ट. लेकिन अगर यही बात बीत गई है, पुराने टाइम की है, तो वो हो गया वॉज और वर. ठीक है. ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे कि डू या फिर डज, ये भी प्रेजेंट में जाते हैं. तो इधर आप लिख के रख लो यार, प्रेजेंट के लिए इन वर्ड्स को यूज करना है, पास्ट के लिए इन वर्ड्स को यूज करना है, और हैव और हैज भी जो है प्रेजेंट में यूज होगा.
और डिड जो है और हैड ये पास्ट में यूज होगा। फ्यूचर बहुत सीधा होता है, बहुत प्यारा होता है, सिर्फ दो ऑक्सिलरी मांगता है आपसे, विल और शैल। इसके बाद कभी हैव ले लेता है तो कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेता है। ये कुछ चीजें हैं। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान से देखने हैं और समझना है बेटा। कभी भी ना ग्रामर हो, अंग्रेजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें रटने को प्रायोरिटाइज मत करिए। कोशिश ये करिए कि आप उस बात को समझिए। तो जब मैं बात कर रही हूं आपसे, राइट, अभी जब हम प्रेजेंट में आपसे बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं हो जाता है, या फिर हम कहते हैं कि वो बच्चा फालतू कमेंट्स कर रहा है तो यहाँ पर है आ गया। अच्छा, वो कॉलेज जा रही है, ये भी हो जाता है। वो खाना खा चुका है, चुकी है भी प्रेजेंट में आ जाता है। सो हूं, है एटसेट्रा आपके प्रेजेंट का साइन होते हैं। वहीं पर अगर हम ये कहते हैं, माइक गिर गया दोस्तों, ठीक है, वहीं पर जब हम ऐसी बात करते हैं कि कोई काम कल ही पूरा हो गया था या लेट्स से 2 साल पहले हुआ था, तो यहाँ पर हम कहते हैं था, थी, थे एटसेट्रा। फिर ऐसे ही जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, वो कल दिल्ली जाएगा, वो परसों ऑफिस से आएगा। सो ये गा, गी, गे, ये तरीके के जो आपके वर्ड्स होते हैं, इनसे आप फ्यूचर को अज्यूम करते हो, फ्यूचर के बारे में बात करते हो। दीज आर योर कॉमन हिंट्स जो आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब से जब तुम इंग्लिश में सेंटेंस बनाना ना, तो ये ध्यान रखना कि अच्छा, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं का मतलब प्रेजेंट हो गया है, तो उसी हिसाब से फिर अपना रूल फॉलो करना। यहाँ पर आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि टेंस जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको याद रखना है कि वर्ब जो एक्शन वाला है, जैसे खाना, पीना, भागना, दौड़ना, गिरना, उठना, ये एक्शंस होते हैं ना स्टूडेंट्स। सो V1, V2, V3, V4, V5 इतने फॉर्म्स बदलती है, रूप बदलती है। जैसे तुम कहते हो कि मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, मैं पढ़ाई करता था, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई कर चुका था। तो आप देखिए यहाँ पर कि आप हिंदी बोलिए, मलयालम बोलिए, पंजाबी बोलिए, आप टाइम के हिसाब से अपने एक्शन को बदल देते हैं। अगर आप कोई एक्शन प्रेजेंट में कर रहे हैं तो आप वहां पर ता, हूं, ती, है एटसेट्रा में बात करते हैं। बट अगर आप कोई एक्शन पास्ट का डिस्कस कर रहे हैं तो आप वहां पर था, थी, थे एटसेट्रा करके बात करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बताते हैं वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, वो बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। एक्शन देखो कितने सारे होते हैं ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, देखना, ध्यान देना, पौधे लगाना, पौधों में पानी डालना, खाना बनाना, पेंटिंग करना, ये सब एक्शन है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो आप रोज यूज करते हैं, ईट। जिस रूप में किसी वर्ब का जन्म होता है उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर उसी वर्ब को हम पास्ट के सेंस में यूज करेंगे कि मैंने तो कल खाना खाया था, तो हम यहाँ पर इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और सेकंड फॉर्म में ये ऐसा दिखता है, आई एट एन एप्पल येस्टरडे, मैंने कल सेब खाया था। नेक्स्ट वी सी वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो इनके नेम्स भी होते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिंप्लीफाई करके पढ़ाएं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रियली टेक यू डीपर इनटू दैट, सुपरफिशियल रखेंगे थोड़ा सा। V3 जो है ये समझ लो कि ये हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कई बार बच्चे कहते हैं मैम आई हैव जॉइनिंग बैच, कोई मतलब नहीं है इस बात का। आई हैव ज्वाइंड द बैच, मैं बैच ज्वाइन कर चुका हूं। सो ये थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, हैज, हैव, हैड तीनों के बाद। अब ईट, एट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कमेंट करिए ना, फालतू की बातें करने की जगह आंसर दीजिए, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये बताता है कौन सा एक्शन चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा। अगर मैं ये कह रही हूं कि मैं अभी पढ़ा रही हूं, यानी प्रेजेंट में ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अगर मैं वहीं पर कहती हूं मैं पढ़ा रही थी, तो ये पास्ट में चल रहा था। या फिर मैं तुमसे अगर बोलूं कि बेटा मैं 5 बजे भी पढ़ा रही होंगी, सो ये फ्यूचर में कोई चीज है जो चल रही होगी। सो आई एम गोइंग टू राइट वर्ब का ING रूप।
जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी में हम लोग ing जोड़ देते हैं, इट बिकम्स द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड जॉब एवरीवन। फिफ्थ फॉर्म देखेंगे, जब भी तुम किसी एक वचन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम अगर बात करते हैं लेट्स से 2 लोगों के बारे में, 3 लोगों के बारे में, 4 लोग के बारे में, तो इनमें से कोई एक फॉर्म यूज होता है। लेकिन अगर तुम कभी एक सिंगुलर के बारे में बात करोगे, जैसे कि वह खाता है, ही ईट्स, वह जाती है, शी गोज, इस तरह से अगर तुम एक सिंगुलर की बात करोगे तो तुम अपने फर्स्ट फॉर्म को लिखना और उसमें या तो एस जोड़ देना या तो ई एस जोड़ देना। इसी टॉपिक का एक बहुत डिटेल्ड वर्जन भी यूट्यूब पर मेरे द्वारा पढ़ा करके उपलब्ध कराया जा चुका है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो 5 फॉर्म्स हो गए आपके, और अभी मैंने बताया था कि आप इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ फटाफट से कि जब आप बात करते हैं, आप कोई भी एक सेंटेंस उठा लो, अपनी पसंद का उठाओ, मेरा एग्जाम्पल मत लेना आप यहाँ पर, टेक वन एग्जाम्पल ऑन योर ओन, ठीक है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है, इसी की बेटा आपको ये देखना है कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा चुका हूँ, मैं सुबह से कॉलेज जाता जा रहा हूँ, पहुंच ही नहीं रहा हूँ के सेंस में। अच्छा, मैं कॉलेज जाता था, मैं कॉलेज जा रहा था, मैं कॉलेज जा चुका था। तो वेरिएशन देखो, एक ही स्टेटमेंट को तुम 12 अलग तरीकों से कह सकते हो, राइट यहां पर V5 का नाम पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है सौम्यजित, V5 का नाम होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं आपको यही इतना रिक्वेस्ट कर रही हूं, बेसिक आइडिया रखो और टेंस किस तरह से काम करता है उस पर फोकस्ड रहो। अभी मैं आपको समझा रही थी कि एक ही बात को डिपेंडिंग ऑन द टाइम आप 12 अलग तरीकों से कहते हैं, ठीक है। तो वो 12 जो तरीके हैं उनका क्या नाम होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेन 3 कैटेगरीज आर पास्ट, देन वी हैव प्रेजेंट एंड देन वी हैव फ्यूचर एवरीवन। ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब अगर हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्लियर आ चुके हैं तो ये भी समझिए कि इन सब का मतलब इंडिविजुअली एक एक का 4 और कैटेगराइजेशन किया गया है, इनके 4 और वेरिएशंस होते हैं। यहां पर सबसे पहले आप लिखिए सिंपल या फिर इनडेफिनिट भी इसी को कहते हैं। जैसे सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर होता है, वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। तो ये जो एक कैटेगरी है ये इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर लिखिए कॉन्टिन्यूअस, यानी जो निरंतर हो रहे होते हैं कार्य, उन्हें दिखाने के लिए जो कैटेगरी यूज होती है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज परफेक्ट। जब भी कोई काम कंप्लीटेड है, प्रेजेंट में कंप्लीटेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कंप्लीटेड था तो पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर में कंप्लीटेड होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। एंड लास्टली वी हैव द मोस्ट यूजलेस कैटेगरी ऑफ टेंसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सिर्फ बहुत लेंदी सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी मेरे दोस्त, मित्र, भाई, बहन, ऑडियंस अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इसको देखकर कभी घबराना मत, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको इसमें फालतू में आज ट्रैप भी नहीं करने वाली हूँ। वेरी सिंपल थिंग कि आप जब बात करते हो तो आप अलग अलग तरीके से टाइम के हिसाब से अपने स्टेटमेंट को बदलते हो। टेकिंग यू टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ द सेशन, जहां पर मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको दिखाऊंगी एक ही सेंटेंस को कैसे अलग अलग स्टाइल से लिखा जाता है। लेकिन एक चीज और बताना चाहते हैं हम आपको बेटा, टेंस तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप बात करते हैं तो आप खाली ऐसे बात नहीं करते हैं कि मेरा नाम उदिशा है, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं स्टडी IQ पे काम करती हूँ या व्हाटएवर, सिर्फ ऐसे बात नहीं करते हैं। आप कभी सवाल भी तो पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, या फिर आप कभी कभी ये भी तो कहते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, मेरा नाम उदिशा नहीं है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर?
ये बात करने का जो तरीका है, सेंटेंसेस हैं, ये भी तो अलग अलग हो रहे हैं, राइट? सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू माइट हैव टू लर्न, यहां पर लिख लीजिए सब लोग, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके? बस एक ही चीज का मुझे बहुत डर है, वैसे मुझे लगता है धीरे धीरे ईश्वर मेरे अंदर के सारे डर खत्म कर रहे हैं। एक चीज का मुझे डर है कि जो मैं ये टीचर के कैरेक्टर को मेंटेन रखती हूँ कैमरा पे आके, जिस दिन ये कैरेक्टर मैंने हटा दिया, जिस दिन यहाँ पे मैंने लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में उनसे बात कर ली, मेरी नौकरी तो चली ही जाएगी, मेरे तो मीम्स बन जाएंगे। पर कोई ये कमेंट उठा के दिखाए उन लोगों को कि कैसे एक लड़की अगर खड़ी होकर, एक महिला खड़ी होकर अगर कैमरे पढ़ा रही है तो उसको कैसे, किस तरीके से संबोधन उसका किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी देखें कमेंट सेक्शन को एक बार, ठीक है? एंड मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस पर्टिकुलर पुरुष के साथ यही हो, ठीक है? तुम्हें चौराहे पे खड़े करके ऐसे ही बेइज्जत किया जाए बेटा, ठीक है? किसी और के साथ नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू योर सिस्टर और मदर, आई एम गोइंग टू गो टू यू, एंड आई विश गॉड गिव्स यू अ वर्स्ट पनिशमेंट। दिमाग हिल जाता है यार, इतनी खराब बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेरी मच इन कंट्रोल, बट ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन एंड सी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। हल्की सी झलक आपको यहाँ पर उसकी भी दिखाते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस होता है सिंपल। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें आप खाली इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, मेरा नाम उदिशा है, तुमने कहा मेरा नाम शिवानी कुमारी है, एटसेट्रा। नंबर 2 देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये वाले को ना आप अफर्मेटिव लिखो, एक्चुअली सिंपल कंस्ट्रक्शन में चला जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ एंड मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं काम करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट जैज। अच्छा, नेगेटिव में क्या होता है? मैं कॉलेज नहीं जाती, जिसमें ना नहीं का इस्तेमाल होता है। और तीसरे टाइप को आप यहाँ पर लिख लीजिए, इंटेरोगेटिव, जिसमें आप सवाल पूछते हैं। किसी ने आके मुझे सांत्वना देते हुए कहा है, आप पढ़ाने पे ध्यान दो ना, आपको लोगों से क्या लेना देना है। तो कमेंट सेक्शन क्यों खुला रखा है हमने कि बच्चे कोई वैलिड सवाल पूछें? हम यूपी से हैं, हमको नहीं बताने का मन करता। ठीक है गाइज, तीसरा दिन है स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर और मुझे लग रहा है कि बाबा बजरंगबली ही रक्षा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक सेंटेंस है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। आप भी कोई भी एक ऐसा सेंटेंस उठाइएगा, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, या फिर हम खाना खाते हैं, या हम नौकरी करते हैं, या हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, व्हाटएवर दैट इज, ठीक है? देखिए, ये एक ही सेंटेंस को हमने कितने तरीके से लिखा है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। ऑल राइट, मैं खाना खाता था, खा रहा था, आने से पहले मैं खाना खा चुका था, उसके आने से पहले मैं खाना खा रहा था, एंड देन देयर इज मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा रहा होऊंगा, खाना खा लिया होगा, एंड देन मैं तब तक 2 घंटे तक खाना खा चुका होऊंगा। 12 तरीके से आप एक ही बात को कहते हैं। सो इफ यू वांट टू रियली लर्न योर टेंसेस, आप भी कोई एक सेंटेंस का एग्जाम्पल उठाओ और उसको पहले हिंदी में उसके 12 वेरिएशंस लिख के रख लो। और क्योंकि अब हम आपको सीधा दिखा देंगे कि इनको अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा। जब भी तुम बात करना चाहते हो किसी की आदत की, कि भाई वो हमेशा लेट आता है, तुमको सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ही ऑलवेज कम्स लेट। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। मैं सबकी मदद करता हूँ, आई हेल्प एवरीवन। तो पहला स्ट्रक्चर क्लियर है। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं इज कॉन्टिन्यूअस। तो जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में कोई चीज कंटिन्यू कर रहे हो तो कैसे बोलोगे? आई एम VING ऑब्जेक्ट, आई एम ईटिंग फूड, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम मेकिंग नोट्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट में आप एक एक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा, आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। सो हाउ डू यू से दैट? हमने आपको बताया था, जब भी आप प्रेजेंट टेंस में ये दिखाना चाहते हैं कि कोई काम हो चुका है तो कैसे कहते हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, एटसेट्रा। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। हैज
सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल के साथ लगेगा, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। देन यू सी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ऐसे समझो, यानी तुम्हारा एक टाइमलाइन है, तुमने काम को शुरू कर दिया है और कंटिन्यू करते जा रहे हो, राइट? तो तुमने जो स्टार्ट करने का एक्शन था उसको पूरा कर दिया, राइट? दिस इज परफेक्ट, कंप्लीटेड। कोई भी काम को करने की शुरुआत तुमने कर दी है, सो दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस। और क्योंकि तुम उसे कंटिन्यू कर रहे हो तो दिस बिकम्स द कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस। सो अगर यहां पर मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं सुबह से खाना खाता जा रहा हूं, हाउ डू यू से दैट? I have been eating since morning. I have been eating since morning. Moving on. अच्छा, मैं खाना खाता था, पास्ट में अपनी कोई आदत बतानी है। मैं बहुत बोलता था, मैं बहुत टीवी देखता था, मैं खाना खाता था, मैं लोगों से मिलता था। पास्ट हैबिट के लिए आप कुछ भी याद मत करो, यूज टू को याद कर लो। वैसे देर इज अनदर फॉर्मूला जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं आई यूज टू ईट। अच्छा, मैं बहुत टीवी देखती थी, आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट। अच्छा, मैं लोगों से मिलती थी, आई यूज टू मीट पीपल। मैं मैथ्स पढ़ाती थी, आई यूज टू टीच मैथमेटिक्स, राइट? तो ये सारी चीजें आप इसमें अप्लाई करके देखिए और ये आपके sentences हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. So if you want to take a screenshot, please go ahead and do that. Okay, now I was eating, मैं खाना खा रहा था. पास्ट में क्या चीज कंटिन्यू हो रही थी, मैं पढ़ाई कर रहा था. अब देखो, तुम एक दिन में सारी अंग्रेजी नहीं बोलने लगोगे, बट छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपने ये स्ट्रक्चर को लगाइए और बोलने की शुरुआत करिए. जैसे आपको किसी को कहना है कि अच्छा मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रहा था, ही वॉज स्टडीइंग. अच्छा, वह लड़ाई कर रहा था, ही वॉज फाइटिंग, राइट? सो ये स्ट्रक्चर आपके वहां पर हेल्प कर देंगे. अच्छा, आगे देखते हैं. उसके आने से पहले मैं खाना खा रहा था. 1 सेकेंड, उसके आने से पहले मैं खाना खा रहा था, व्हाट? उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, राइट? दिस इज द सेंटेंस. यहाँ पर थोड़ा सा मैच गलत हो गया है, आई मीन सीक्वेंस ऊपर नीचे है, थोड़ा ध्यान देना. देखो, पास्ट परफेक्ट क्या होता है और कैसे आपको इसे यूज करना है, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो. अगर आपके पास पास्ट टाइम के कोई भी 2 एक्शंस हैं तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा पुराना है. जैसे तुम ये एग्जाम्पल देखो, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो पहले क्या हुआ, ये भाई साहब खाना खा चुके थे. उसके बाद पास्ट में क्या हुआ कि वो आ गया था, राइट? तो जो ज्यादा पुराना है उससे आप दिखाते हैं हैड प्लस V3 की हेल्प से, और जो उसके पहले है, सॉरी उसके बाद हुआ है, उससे आप दिखाते हैं सिंपल पास्ट की मदद से, विच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. सी नाउ, आई हैड डिनर बिफोर ही केम. आई हैड डिनर और आई हैड ईटन माई डिनर. एक्चुअली दिस शुड बी आई हैड ईटन, राइट? हैड प्लस V3 जरूरी है. आप हैड भी लिख सकते हो, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप आई हैड ईटन ही लिखिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, उसके आने से पहले मैं खाना खा रहा था, पहले से मैं खाना खा रहा था, यानी कि पास्ट में कोई काम है जो शुरू हो गया था और कंटिन्यू भी हो रहा था, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आई हैड बीन ईटिंग बिफोर ही केम, तो यहां पर उसी का मिस हो गया है आपका ट्रांसलेशन, इसका मिस्ड है. आई हैड बीन ईटिंग बिफोर ही केम, इस तरह से आप लिखेंगे. नेक्स्ट इज मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है. आई विल ईट फूड, I will eat food before. Okay, I think I've done a major घपला here. मैं खाना खाऊंगा का आधा ट्रांसलेशन यहाँ लिखा हुआ है, मैं खाना खा रहा होऊंगा का आधा ट्रांसलेशन यहाँ लिखा हुआ है. थोड़ा सा देख लेना है. सॉरी, ये आई थिंक जस्टिफिकेशन के टाइम ये गड़बड़ हो गई है, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस. देखो, एक हम क्या कह रहे हैं, मेरा फ्यूचर का प्लान क्या है या मेरा प्रिडिक्शन है कि भाई मैं तो 2 बजे खाना खाऊंगा. सो आई विल ईट फूड at 2 o'clock.
ठीक है। नंबर 2, हम कह रहे हैं कि अच्छा तुम 5 बजे तक पहुंचोगे यार, तब तो मैं खाना खा रही होंगी। आई विल बी ईटिंग फूड बाय 5 PM। सो यहाँ पर क्या चीज कंटिन्यू हो रही होगी वो आप कैसे दिखा रहे हो, विल प्लस बी प्लस VING से। दैट इज रिटन हियर, प्लीज पे अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने खाना खा लिया होगा, आई वुड हैव ईटन फूड, तब तक तो खा चुका रहूंगा, खा चुकी रहूंगी। सो आई विल हैव ईटन, आई वुड हैव ईटन, बोथ द थिंग्स विल वर्क। एंड द लास्ट वन इज मैं तब तक 2 घंटे तक खाना खा चुकी। तो अगर मैं कहती हूँ तुमसे कि यार तुम 10 बजे पहुंचोगे, अगर मैं तब तक खाना खाती रहूंगी तो तब तक मुझे 2 घंटे हो चुके होंगे खाना खाते खाते, क्योंकि मैं तो 8 बजे ही खाना खाना शुरू कर देती हूँ। सो यहाँ पर आप कैसे कह रहे हैं, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours बाय देन, विल हैव बीन ईटिंग, future perfect continuous, will have been eating. That's how you do it. So you've heard a lot of speakers, you have watched a lot of movies, you have probably watched a lot of theatrical plays as well, and you've listened to a lot of political speakers as well. Now, just by the way, not missing out on the category of good news readers. So you've also watched a lot of news which is slowly and gradually kind of turning into drama series also. मुझे लगता है धीरे धीरे Star Plus and all these would be replaced by a lot of other news readers. They have so much of drama to offer. Regardless of everything, the whole point that I'm trying to make here is that you listen to a lot of speakers and then you decide that somebody is a good speaker or somebody is an average speaker, or let us say somebody is a bad speaker. What is that one thing that comes to your attention, let's say in the first place, the first thing that anybody who's observant and interested enough that they notice in a speaker is generally speaking their pronunciation. ज़्यादातर करके अगर एक ऑब्जर्वेंट और एक इंटरेस्टेड इंसान किसी स्पीकर को सुनता है तो पहली चीज़ जो वो नोटिस करते हैं वो उनका उच्चारण होता है। एंड प्रोनाउंसिएशन नॉट ओनली इन इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज, आप उच्चारण पर खास ध्यान दिया करते हैं। जो हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ये लगता है कि यार मैं उतना इम्पैक्टफुली नहीं बोल पा रहा हूँ, या व्हेन आई एम स्पीकिंग तो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव नहीं साउंड कर रहा हूँ, मैं एफिशिएंट नहीं साउंड कर रहा हूँ, मैं ईदर वेज, आप लोगों को जो सबसे पहली चीज़ जिस पर काम शुरू करना चाहिए, दैट शुड बी योर प्रोनाउंसिएशन। अपने उच्चारण को धीरे धीरे बेहतर बनाने के लिए आप अगर एफर्ट करने लगेंगे तो उच्चारण से खाली ये नहीं होता है कि आप बहुत स्टाइलिश साउंड करने लगते हैं। उच्चारण ही आपके शब्दों को, आपकी बातों को, आपके स्टेटमेंट्स को, आइडियाज़ को क्लैरिटी देता है एंड देयर बाय पावर देता है। क्योंकि क्लैरिटी प्रदान करता है तो वहां से आपको अपने शब्दों में पावर महसूस होती है। आप बेसिक लोगों को सुनेंगे तो जब वो हिंदी में भी बात करते हैं या किसी भी और लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनका उच्चारण बहुत घालमेल वाला होता है। अभी कल परसों मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, स्टोरी तो मैंने आउट ऑफ एडमिरेशन डाली थी। उसमें एक गार्ड भैया थे हु वाज वर्किंग एज अ गार्ड, एंड वो शायद खाली टाइम में अंग्रेजी सीख या सिखा रहे थे। अभी वो कुछ दिन में वायरल हो जाएंगे, आप लोग को मिलेंगे ज़रूर। तो वो स्पेलिंग बता रहे थे इस वर्ड की, एंड मुझे पता भी नहीं था कि इतना विभत्स प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ शब्दों का। PAIN माने पेन, मसल पेन, ऐसे करके उन्होंने पढ़ाया था। अब ये उनके खैर प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों को नहीं सुन रहे हैं या शायद उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, बट वो कोशिश कर रहे हैं। इफ ही इज इंटरेस्टेड आई एम वेरी श्योर ही इज गोइंग टू बी इम्प्रूविंग। लेकिन आप लोगों में और उनमें एक फ़र्क होना चाहिए या नहीं? आप जो सोचते हैं कि आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद हम इंटरव्यू देंगे, हम जॉब्स करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, अपने काम करेंगे और कुछ बनना चाहते हैं, देयर इज अ सर्टेन एस्पिरेशन दैट यू आर लिविंग विथ, इन दैट केस आप में और वो गार्ड भैया में कोई फ़र्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर मैं उनसे बात करती तो मुझे ये भी पता है कि वो वॉट को वाट कहते, इज को इज कहते, जो कि आप में से भी बहुत सारे लोग कहते हैं।
बहुत सारे लोग श और स में गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग व और भ में गड़बड़ करते हैं। एक होता है वर्ब, एक होता है भर्ब, राइट। ये जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, ये क्राइम नहीं है, मिस्टेक्स हैं, राइट। इनको सुधारा जा सकता है, बट सुधारने के लिए, स्पेशली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, सुधारने के लिए बहुत इंटेंशनल होना पड़ता है। जानबूझ करके पहले तो एक्नॉलेज करना पड़ता है दैट व्हाट्स द मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग, वो क्या गलती है जो मुझसे हो रही है। जब आप उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसके लिए एक क्योर ढूंढते हैं, एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो बेटा मैं कहती रहती हूं कि बेटा श्योर होता है, श्योर, सौर नहीं होता है, सौर कुछ नहीं होता है। सो यू हैव टू से श्योर। अब वो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं श की जगह स बोल रहा हूं, जबकि जो आपके हिंदी लेटर्स हैं उसमें भी स से सरौता, श से शेर पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है, वो ओ से ओखली, औ से औरत वाला डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अपना अंग्रेजी का उच्चारण अच्छा करना चाहते हैं तो आपके मदर टंग में जो आपके लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन से शुरुआत करिए। शुरुआत भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो मेरा एक फंबल हुआ यहाँ पर, तो ये शुरुआत आप अपने घर से करते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अंग्रेजी का उच्चारण बहुत जबरदस्त हो जाए और हिंदी का उच्चारण पता ही नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली पैथेटिक, वो तो नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर आप हिंदी अच्छी बोलेंगे या आप अपनी मदर टंग अच्छे से बोलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी अंग्रेजी भी अच्छे से बोलेंगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन, एंड ये दोनों चीजें काफी हद तक इंटरकनेक्टेड होती हैं। ऑफ कोर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बट एट द सेम टाइम दीज टू थिंग्स आर काइंड ऑफ टुगेदर। नाउ ये दो बातें कर ली आपने, आप अपने जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको अच्छे से बोलिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ सिंपल कमेंट्स आए हैं, निखिल, जानकी, रीतू, हाँ इट्स डबल ई बाय द वे, एंड देन सनी एंड अमित वर्मा। तो गुड आफ्टरनून एक ने लिखा है। अब यही गुड आफ्टरनून आप मेरे साथ बोलकर चेक करिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुड आफ्टरनून मैम, आफ्टरनून। व्हाट इज आफ्टरनून? इट इज नथिंग, इट इज आफ्टर, पे रुकना है। चलो ठीक है, यू आर एन इंडियन, आपका आर हार्ड होता है, आपके डीज हार्ड होते हैं, इट्स ओके, एटलीस्ट से आफ्टरनून, एटलीस्ट से आफ्टरनून, राइट। बट यू कांट बी लाइक आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम, राइट। मीटिंग जैसे छोटे से वर्ड को बहुत सारे लोग मीटिंग बोला करते हैं। व्हाट इज दैट? इट्स नॉट अ मीटिंग, उनकी मीटिंग है, वो मीटिंग में थे। इट्स नॉट अ मीटिंग, इट्स अ मीटिंग, इट्स बड़ी की मात्रा, राइट। सिमिलरली जब आप कोई भी वर्ड को अननेसेसरीली स्ट्रेच कर रहे हैं, अननेसेसरी, अब जैसे दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक डायलेक्ट रिलेटेड इशू विद पीपल हु स्पीक बांग्ला, वो वर्ड को स्ट्रेच करते हैं। अंकल, वो अंकल नहीं बोल पाते, अंकल, ही इज माई अंकल, राइट। सेम प्रॉब्लम विद यूपी पीपल, श स, बिहार पीपल व एंड ब, हरियाणा पीपल ओ एंड ओ, right? So a lot of such problems are there, but you know what, सबके पास ये problems होती हैं। Till the time I was living in my village, मैं भी leather को leather कहती थी, right? ग्लास को गिलास बोलती थी, बिस्किट को बिस्कुट बोलती थी। हिंदी अलग होता है, अंग्रेजी अलग होता है। बहुत सारे हिंदी वर्ड्स हैं जो अब अंग्रेजी में चले गए हैं और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो अब हिंदी में चले गए हैं। सो यू हैव टू पे अटेंशन। अब हम घर पे कहेंगे हमको एक गिलास पानी दे दीजिए, बट अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे और अपना पानी ऑर्डर करेंगे तो हम कहेंगे कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन आई गेट अ गिलास ऑफ वाटर, राइट। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इफ यू आर अ लिटिल मोर अटेंटिव to these details, you start noticing there is a certain level of improvement within, let's say, a month's time. But pronunciation and spoken English and communication, oh, this is like for life. आप इस पर काम हमेशा करते रहते हैं, तो अपने आप को कोई एक टारगेट मत दीजिए। बस एक ही टारगेट रखना है आपको कि डर खत्म हो जाए, राइट। सनी मीना ने कहा मैम गुड आफ्टर बोलना है, बस नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड आफ्टरनून नहीं बोलना है। व्हाट इज आफ्टरनून?
राइट, वो प्रॉब्लम है। गुड आफ्टरनून पूरा वर्ड बोलना है, ठीक है। चलिए, तो बहरहाल यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के मामले में सबसे पहली चीज यही कही है, आपकी जो हिंदी वर्णमाला है पहले उसको अच्छे से प्रोनाउंस करिए, जो सही उसका साउंड है वो साउंड दीजिए। नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, देयर आर ओनली 3 सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड if you're struggling with bad pronunciation. And first of all, I said you will have to acknowledge this. आपको पहचानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि मुझसे कुछ गलतियां होती हैं when I speak, with my pronunciation, with my speed, with my let us say tone. जो भी आपका एरर है, आपका जो भी पर्पस है, वो क्लियर होना चाहिए कि भैया हम अच्छी अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि आप बताएंगे ना खुद को कि मेरा उच्चारण अच्छा नहीं है या मेरी ग्रामर कमज़ोर है या लेट्स से मेरी वोकैबुलरी के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो वो आपको पहले से डिफाइन करके चलना चाहिए, सेटिंग वेरी स्पेसिफिक गोल्स। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या चीज़ें आपको करनी है? सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल यू आर लिसनिंग टू अ गुड स्पीकर। आप सब लोग बहुत सारे अच्छे न्यूज़ रीडर्स, अच्छे स्पीकर्स, अच्छे लेट्स से पॉडकास्ट्स एंड सेलिब्रिटी इंटरव्यूज देखते हैं, और आप जब वहाँ पर शब्दों को सुनते हैं तो आप सोचिए कि क्या मैं इसको इसी तरह से बोलता हूँ या बोलती हूँ? डू आई प्रोनाउंस इट इन द सेम मैनर? राइट, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक शब्द को कैसे बोलना है हमें। तो थोड़ा सा पूरा सेंटेंस बोला जाना चाहिए मैम। करेक्ट सर, बिल्कुल। समीर राजपूत, मेम नहीं होता है बेटा, मैम होता है। इट इज MA'AM। ऑल राइट, नाउ राइट, आपने पूछा है, समीर राजपूत ने पूछा है गुजराती पीपल का क्या इशू होता है जो आपने किया है। मैम को जब वो बोलेंगे तो वो मेम जैसा साउंड करता है, वो अपने वर्ड में ए का साउंड देते हैं। जैसे हम बोलेंगे बहन तो वो बोलते हैं बेन, तो वहां पे अगेन दैट्स देयर वर्ड, वो तो उनका लैंग्वेज में ही वर्ड है बेन करके, बट जब वो वही चीज हिंदी में स्विच करेंगे या इंग्लिश में तो भी उनका ए का साउंड बहुत हार्श होता है। और क्योंकि आसपास सब वैसे ही बोल रहे हैं तो अगेन ये किसी की कोई गलती नहीं है या कोई पाप नहीं है, छोटा सा एक लेट्स से सर्कमस्टेंशियल इशू है जो आप जब धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करते हो तो सुधर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको कोई भी वर्ड जो आप बोलते हैं, जैसे सिंपल वर्ड है लिसन, इसको भी आप ध्यान से सुनो। लिसन नहीं होता है लिसन टू मी, लिसन लिसन, अरे बाबा, इट्स नॉट लिसन, इट इज लिसन, सिन, राइट, वेरी क्लोज टू ए एंड ए, सो इट इज लिसन। ओके, नंबर 2 एवरीवन, रिकॉर्ड योरसेल्फ। जब आप कोई वर्ड बोलते हैं, नया उच्चारण, साफ उच्चारण सीख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लें एक बार और सुने उस रिकॉर्डिंग को कि क्या ये रिकॉर्डिंग और जो मैं सुन रहा हूँ वो एक जैसा साउंड कर रहे हैं। दिन के 10 मिनट का काम आपको बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन यही करते रहिए, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने आप को सुधारेंगे। करेक्ट। एंड लास्टली एवरीबडी, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। जहां तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कुछ तो गलत बोल रहा हूँ, ये अटपटा साउंड कर रहा है, नॉट वेरी नाइस, आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट, जब आप अपने आप को पहचानने लगते हो, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने लगते हो, तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है टू लर्न समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, if I see a new word, if I read or if I come across a new word, I will first thing do what I'll do is I'll put it on Google, click on its pronunciation and listen to it. Just going on camera or meeting people and randomly using a word and mispronouncing it is not my thing anymore, because I have made a lot of mistakes. I have in my past, probably like even yesterday or day before yesterday, I would have mispronounced some word, but that would have been very unintentional. If I want to work on my spoken English, if I want to work on my pronunciation, I am going to make an intentional effort to improve it. So I'm going to pick a word, write it in Google, click on the search thing, then listen to its pronunciation and then say it out loud in the same manner. Right? So that's what you have to do this. Ma'am, can we study series this for NDA exam? Sir, Abhilaksh Sharma ji, this series is probably getting over tomorrow. But what you can do is, if you really want to, I think you might be in the need of some vocabulary and some grammar and stuff like that. If you are particularly trying to focus on your communication skills, your confidence level, your fluency, practice,
hesitation, fear and all of that jazz, then you can check out my batch which is starting from tomorrow. So however, these are 3 things that you all can do to improve your pronunciation. Trust me, these are the only 3 things that you should ideally do. Yes, eventually जब आप practice करने लगते हैं तो आपके पास mouth placement and other exercises होती हैं, but as a beginner and somebody जिसको लगातार जिंदगी में सुधार करते रहना है, वो ये 3 ही चीजें करता है. ऐसा डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए मैं तुम्हें 12 एक्सरसाइजेस बता दूंगी जिनमें से तुम एक नहीं करने वाले हो. तो बेहतर वही है ना कि भाई तुम वो करो, है ना, जिससे तुम्हारे अंदर कुछ सुधार आए. हाउएवर, मूविंग ऑन एवरीवन, लेट्स सी. हमारे पास एक वर्ड है, जैसे ये वर्ड है, इसको जनरली स्पीकिंग आप देखोगे तो कैसे पढ़ोगे? एब्रिज, राइट? एवरेज, एवरेज, कुछ ऐसा हो जाएगा. लेकिन अगर आप गूगल पर इसका प्रोनाउंसिएशन ढूंढ लेंगे तो वो ऐसा लिखा मिलेगा आपको. और ऐसे का ऐसा अगर आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे और 2-3 बार कोशिश करेंगे कि बोलते वक्त इसको अब्रिज ही कहें, ना कि एवरेज, ना कि एवरेज. Okay, what's your qualification, ma'am? Sir, unfortunately, I'm not looking for a job at the moment, but the next time I'm going to meet you for my job interview, I will give you a brief about my academics as well, okay? Now, moving on. See this, abridge. What is abridge? अब्रिज का मतलब होता है गैप को कम कर देना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना. तो कॉन्टेक्स्ट अलग भी हो सकता है. जैसे अगर मैं ये बोलूँ द राइटर और द ऑथर डिसाइडेड टू अब्रिज द नॉवल टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, कि आपके जो राइटर साहब थे, ऑथर, उन्होंने नॉवल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए संक्षिप्त कर दिया और छोटा कर दिया, राइट? यू नीड टू अब्रिज द गैप बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स. तुम्हें अपने भाई बहनों के साथ जो तुम्हारा गैप है उसको कम कर देना चाहिए. तो वहां पर भी आप अब्रिज वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं. मूविंग ऑन एवरीवन, दिस वर्ड, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस? जनरली लुकिंग एट इट, यू आर गोइंग टू से कैकोफोनी. Huh? Would you say that? But that's incorrect. The correct pronunciation looks like this: cacophony, cacophony. So you don't say cacophony. Shorgul. Just imagine a scene at the marketplace with a lot of vehicles honking, people shouting, vendors calling out and stuff. तो ये जो बहुत ची ची पी पी से भरी हुई जगहें होती हैं, वहाँ पर हम कहते हैं the cacophony on the streets of Delhi is unbearable. जो दिल्ली के सड़कों पे शोरगुल रहता है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. So what's the word cacophony? Pronunciation भी बता दिया है, लिख भी दिया है, मीनिंग भी बता दिया है. एफर्ट अब आपको करना है. Did you give any interview today? I think I saw you or someone like you. Well, I did not give any interview today. ठीक है. If you saw someone like me, that's great. ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में 6 और लोग मेरे अलावा मेरे जैसे दिखते होंगे. मैंने किसी किताब में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है. आई थिंक थिंकिंग आई एम इस सेंटेंस को हिंदी में आए. ऐसी बातें आप हिंदी या इंग्लिश कहीं पे भी क्यों करेंगे, विनय सिंह? ठीक है. हाउ टू डील विद कॉन्फिडेंस? You don't have to deal with confidence, you have to deal with other things with confidence. You mean to say how to be more confident? By taking risks, by facing your fear, by controlling your brain, by letting yourself be you. Don't pretend to be anything else. And trust me, the starting 7 होते हैं. हाँ, तो मेरे अलावा 6 ना, तो वो टोटल 7 हो गए. ऐसा कुछ होता है ना? ठीक है रुद्र. चलिए, लास्टली यहाँ पर एक और वर्ड है. आप लोगों ने देखा होगा सोफिया वर्गारा का एक बड़ा फेमस, वर्गारा कुछ तो उनका नाम भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट उनका बड़ा फेमस एक क्लिप है जहाँ पर वो इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हैं. अब आप इसको देखेंगे तो कैसे बोलेंगे? डिस्कॉम्बोब्यूलेट. आई डोंट नो हाउ वुड यू प्रोनाउंस, बट आपने जो कुछ भी बोला था उसको इससे कंपेयर कर लीजिए. डिस्कम्बोब्यूलेट. इट्स नॉट डिस्कॉम्बोब्यूलेट, इट्स डिस्कम्बोब्यूलेट. किसी को कंफ्यूज कर देना, बिल्कुल से उलझा देना बातों में. आई वाज कंप्लीटली डिस्कम्बोब्यूलेटेड. तो वर्ड देखो कितने अमेजिंग होते हैं. आपका एक इंटरेस्ट है तो आपको मजा भी आने लगता है चीजों में, आप उसे प्रैक्टिस भी करते रहते हैं. स्पेसिफिकली बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स, राइट? जब भी आप एक अच्छे स्पीकर को देखते हैं, आप वो बात कितने अच्छे से कर रहा है काफी जल्दी नोटिस करते हैं, बट इन सब चीजों से पहले आप देखते हैं कि ये बंदा दिख कैसा रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसका मूवमेंट कैसा है, ये अपने स्पेस को कितना अच्छे से यूज कर रहा है.
एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा टू द पॉइंट, वेरी ब्रीफ एक्चुअली कुछ होता नहीं है। इट इज वेरी शॉर्ट इज इक्वल टू ब्रीफ, यानी जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो उसी को हम ब्रीफ कहा करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, है ना, ड्यूरेशन रादर। बहरहाल यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम सबको ध्यान में रखना है बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते वक्त, ये हमेशा याद रखो कि तुम कैसा बोल रहे हो, इस बात पर तुम्हारी एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। द वे यू स्पीक, है ना, वो किस चीज से इम्पैक्टेड है, तुम्हारी एनर्जी से। अभी कल हमारे यहाँ कुछ नए फैकल्टीज ने ज्वाइन किया है, तो क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्रेश हैं तो वो कभी कभी आते हैं कि मैम ये शॉर्ट देख लीजिए, ये क्लास देख लीजिए, एंड डू शेयर योर फीडबैक, ऐसे करके, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। मैं अपने सीनियर्स से भी अभी तक भी ओपिनियन लेने जाती हूँ एंड फीडबैक लेने जाती हूँ। तो कल मुझे एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट वीडियो दिखाया सर ने, एंड उन्होंने कहा कि मैम देखिए कैसा लग रहा है बोलने में। तो मैं आपको बताती हूँ, वो ही वाज टॉकिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दे पर वो बात कर रहे थे, एंड हिज हैंड वाज मूविंग जस्ट in two ways. So one was this, another was this. So he kept saying this and this and this and this. और उनकी जो टोन थी was automatically like this and this. So 10 लोग थे, 2 घायल हुए, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, और एंड ये जब आप एक ही टोन में बात कर रहे हैं, तुरंत ध्यान दिया करिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है इस वक्त। अगर आप फ्री फ्लोइंग टोन में बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी फ्री होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ओपन जेस्चर्स होते हैं, आपका पोस्चर रिलैक्स्ड होता है, यू आर कॉन्फिडेंट इन मूविंग अराउंड ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर कॉन्फिडेंट इन द वे योर हेड मूव्स, द वे योर हैंड्स मूव. On the other hand, if you're a little shy or maybe a little hesitant, what do? You control your movement. आप अभी इतने restricted हैं mentally कि आपका हाथ भी कम move करेगा, आपके कंधे बिल्कुल rigid रहेंगे, and आपको दिखाई देगा कि आप जिस rhythm पे आपका hand या आप खुद move कर रहे हो, उसी rhythm पे आपके words निकल रहे हैं। तो आपकी body language पर आपकी एनर्जी का असर होता है, और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपकी स्पीकिंग पर असर होता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहती हूं कि तुम चाहे आज से अंग्रेजी बोलो, चाहे तुम 200 साल बाद शुरुआत करो, व्हाट यू नीड टू हैव इन योर माइंड वेरी वेरी क्लियरली इज योर बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी योर नेचुरल बेस्ट। आप नेचुरली जैसे रहते हैं, आप उसी तरह से रह करके बात करिए। आप स्टेज पे खड़े हैं, आप कैमरा के सामने हैं, आप 2 लोगों के सामने हैं, जो आपका नेचुरल स्टांस होगा, जो आपका नेचुरल बिहेवियर होता है, आपका फ्लो होता है, कोशिश करिए कि आप बात भी उसी तरह से करें। Now, if I tell you all, body language is the first thing that anybody notices about you when you walk into a certain place. आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो जो पहली चीज आपके बारे में ऑब्जर्व की जाती है कि तुम चल कैसे रहे हो, तुम्हारे मुंह पे अभी एक्सप्रेशन क्या है, तुम स्माइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुमने आई कांटेक्ट कितनी देर तक होल्ड किया है, ये सारी बातें ही शुरुआत में आपके बारे में नोटिस की जाती हैं। और आपको याद रखना है कि आप एक बॉडी लैंग्वेज होती है क्लोज्ड और एक होती है ओपन। जो लोग कुछ इस तरीके से खड़े होते हैं, या हाथ को यहीं करके या जेब में रख के या कंधे को ऐसे सिकोड़ के बात करते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज को कहा जाता है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, विच शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या जिनका मॉक इंटरव्यू आप देखा करते हैं, नोटिस किया करिए कि वहां पर बैठा हुआ इंसान कैसे बैठा है। कुछ लोग के कंधे ओपन होते हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट दिखूं, पर उनके कंधे अंदर की तरफ होते हैं, हाथ उन्होंने रख लिए हैं जी अपने पैरों पे, लेकिन फिर भी लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को ऐसे रोका हुआ है। दैट अगेन शोज दैट योर बॉडी लैंग्वेज इज क्लोज्ड। सो रिलैक्स, कंधे रिलैक्स करो। और अभी भी तुम में से जितने लोग यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, अगर मैं बोलूंगी ड्रॉप योर शोल्डर, तो आप देखो आप कंधे को ऐसे नीचे कर पाओगे, है ना। तो ये जितने भी आपकी चीजें हैं, जितने भी आपके बॉडी लैंग्वेज के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इन पर जब आप ध्यान देने लगोगे, और एक स्पेस में जहां भी आप जा रहे हो, फॉर्मल इवेंट है, इनफॉर्मल इवेंट है, घर है, बाहर है, अगर आप अपने आप को रिलैक्स कर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, तो वो चीज का इम्पैक्ट आपकी स्पीकिंग पर भी आता है। स्पीकिंग, वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश, इट डजंट मैटर, इट calms down itself automatically. Okay, number 2, very hyper,
कुछ लोग होते हैं जब बात कर रहे हैं, देखो समटाइम्स इट्स ओके, समटाइम्स इट्स फनी, समटाइम्स इट्स रियली एंगेजिंग, but not all the time. Some people when they talk, they have this rate of, let's say, every 2 seconds their expression is changing, their hands are moving here and there, they're walking too fast on the stage, you know, they have a lot of things to like shove down their audience, है ना, मतलब force करते हैं audience के ऊपर उस energy को. लेकिन वहीं पर अगर आप देखें एक बहुत एंगेजिंग टॉक है या एक बहुत एंगेजिंग सेशन है, द पर्सन हु स्पीकिंग हैज अ वेरी कैलकुलेटेड रेट ऑफ मूवमेंट, ऑल्सो हैज अ वेरी कैलकुलेटेड रेट ऑफ चेंज इन एक्सप्रेशन. Your expression, your face, your body language basically shows your reactiveness to certain things. आपने भी देखा है, देखो क्या होता है, जैसे आप स्टेज पे बात कर रहे हो या लेट्स से आप कैमरा पे लोगों को एड्रेस कर रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हेकलर्स हर जगह होते हैं. वो आपको बात करते करते जानबूझ के कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ निंदा करेंगे, कुछ टोकेंगे. अब इसमें कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बिखर जाते हैं, बिल्कुल एकदम नाराज हो जाएंगे एंड ऑल. मेरे साथ भी होता है, बट वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है. लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज हाइपर मत करो, बहुत कंट्रोल्ड मूवमेंट होने चाहिए. जैसे हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, कंधे उचका उचका के बात नहीं करना. आप हंसी मजाक में दोस्तों में बात कर रहे हो तो दैट्स ओके, आप यूज करो आपके आर्म्स, अपने शोल्डर्स, अपने सर को, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीटली एक्सेप्टेबल हैं. But in a place, in a zone where everybody is sitting calmly, quietly, nicely, you also have to be in the same rhythm. So you should be in a position where you are able to identify कि कितना movement हम करें तो ठीक है. ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जबरदस्ती वाला मूवमेंट, एकदम हाइपर हो जाना, तो थोड़ी देर में लोग पागल डिक्लेयर कर देते हैं कि क्या है भाई, अनोइंग हो जाता है वो थोड़ा. अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो नेक्स्ट चीज, ओपन एंड क्लोज एंड हाइपर एंड काम, ये सारी चीजों के अलावा आपको भी पता होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आपके एक्सप्रेशंस आते हैं. सी एक्सप्रेशन के मामले में ये नहीं कहूंगी कि एक्सप्रेशन होने चाहिए या एक्सप्रेशन लेस होना चाहिए. मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है, started learning spoken English from you and I really love your way of teaching us. You're absolutely amazing. How cute, how cute. Revanshi, you're such a kind person, buddy. Thank you, beta. Okay, moving on. Expression के मामले में देखिए, this is an unsaid rule. If you are talking, you need to have synchronized expressions. अब अगर मैं कोई एक गंभीर बात कर रही हूँ और इसमें मैं ऐसे करके बात करूँ तो ये मैच नहीं करेगा. Right? So again, very calm expressions, but make sure that आपके expression में in general आप जब बात कर रहे हो और उसमें कोई सैडनेस और कोई लेट्स से ट्रेजेडी वाला भाव नहीं है, तो इन जनरल योर फेस नीड्स टू लुक अ लिटिल सॉफ्ट. सॉफ्ट एक्सप्रेशंस होने चाहिए आपके फेस पे, है ना. नंबर 2, आई वांट यू ऑल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस मेक यू लुक गुड. कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपकी शक्ल पे आते हैं तो वो आपको अच्छा दिखाते हैं, और वहीं पर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो आप ले आते हैं एंड दे डोंट रियली सूट यू, वो अच्छे नहीं लगते हैं शक्ल पे. और ऐसा क्यों होता है? ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन एवरीबडी, आप एक्सप्रेशंस खुद भी डिसाइड करिए कि आपको कौन सी चीज सूट कर रही है और कौन सी चीज नहीं कर रही है सूट, एंड अवॉइड करिए. कुछ लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है, वो इस मुगालते में, गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि हम तो हर चीज में स्मार्ट लग रहे हैं, हम तो हर चीज में सुंदर लग रहे हैं, और फिर इतने वियर्ड फेसेस बनाते हैं कभी कभी कि आप उनको देख के इग्नोर करने लगते हैं. आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन. I'll give you a very small example. I had this acquaintance, एक जान पहचान के इंसान थे. वो बात करते वक्त उनकी टंग हमेशा बाहर आती रहती थी. I know this is a very weird example to give. वो बात कर, मुझे याद भी आता है तो it becomes a little uncomfortable for me. तो कोई भी बात पूरी करने के बाद he had this habit of just putting his tongue somewhere close to the teeth. People pay attention to you. यार आप एक one on one conversation कर रहे हो and you're doing something.
मैं बोलना चाहती हूँ इस मामले में, तो मत करिए ये चीज़ें। अंदाज़ा क्यों नहीं है लोगों को कि आप अपने फेस को किस तरीके से मूव कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर किसी को देख रहे हैं तो और आपके मुंह पे क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है। और फिर पलट के इंसान पूछ लेता है क्या हुआ, व्हाई यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, राइट? तो फिर वहां पे सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तो ये जो रैंडम एक्सप्रेशंस आपके मुंह पे आ रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो चीजें थोड़ा गलत होती हैं। एज यू आर ग्रोइंग अप इन लाइफ एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी सॉलिड इंटरव्यू समडे, थोड़ा सा अंदाजा रखना जरूरी होगा। अच्छा, इसके बाद एक और बात आती है जो कि जरूरी है, दैट इज आई कॉन्टैक्ट एवरीबडी। अच्छा, ये याद रखना, टू कैलकुलेटेड एक्सप्रेशंस में ले आना। आई कॉन्टैक्ट होल्ड करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम टीचर को डायरेक्टली देख के बात नहीं कर सकते, या कोई महिला है तो हम उससे देख के बात नहीं कर सकते। ये सब भले बच्चों के थॉट्स हैं, बाकी कुछ लोगों के थॉट्स अजीब भी होते होंगे। बट बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप 3 सेकंड तक का आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके और उसको एक ब्लिंक से ब्रेक करते हो या फिर साइडवेज देख के ब्रेक करते हो, दैट इज कंसिडर्ड नाइस। एंड 3 to 5 सेकंड का ही आई कॉन्टैक्ट एक्चुअली सॉफ्ट माना जाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो लगातार ऐसे घूरते चले ही गए, मतलब 8 सेकंड 10 सेकंड आप देख ही रहे हैं, आप पलक भी नहीं झपक रहे हैं, फिर वो क्रीपी हो जाता है। That's when it becomes a little bit of a problem. बच्चे कहते हैं ना कि मैम ऐसे नहीं लगेगा कि घूर रहे हैं, तभी कहा जाता है कि 3 से 5 सेकंड में अपने आई कांटेक्ट को ब्रेक कर दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान दिया कीजिए, जब भी आप एक थोड़ी सी स्ट्रेसफुल या स्ट्रेस इंड्यूसिंग सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ पर आप जनरली बहुत अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे सर भी आप बहुत कैलकुलेट करके मूव करते हैं, ऐसा ऐसा, जबकि फ्री मूवमेंट ये है, ये तुम्हारे सर का फ्री मूवमेंट हाथ का ये है। लेकिन कुछ बच्चे बात करते हैं ऐसे ऐसे करके बात करने लगते हैं, ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो पहली चीज इज टू काम योर सेल्फ डाउन। इफ यू आर लाइक फिजिकली काम, यू आर ऑटोमेटिकली मेंटली काम। इट बेसिकली नेवर हैपेंस, दोनों चीजें सिंक में रखो। अगर तुम मानसिक तौर से काम डाउन हो तो तुम फिजिकली भी काम डाउन रहोगे। तुम फिजिकली अपने आप को काम कर लेते हो तो तुम धीरे धीरे मेंटली भी काम हो जाओगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग इन योर डेली लाइफ। यू कैन नॉट हैव अ वेरी हाइपर बॉडी लैंग्वेज, यू कैन नॉट हैव अ वेरी let's say closed body language, you cannot have a very casual body language as well. Some people have this tendency or maybe this habit to go anywhere and slouch in the chair, राइट? वो कुर्सी में जो लोग बैठते हैं और ऐसे नीचे चलते चले जाते हैं जैसे तेल में पूड़ी डाल दी गई। नहीं भैया, लेटो मत कुर्सी पे, sit firmly, sit straight, sit nicely. Even if you're standing, some people have this habit of एक टांग ऐसे टेढ़ा करके एकदम ही अपनी हाइट को 2 फुट कम करके खड़े होते हैं। This is what weird behavior, right? And we don't want to be weird like this. I know when I point it out, a lot of people come and tell me ऐसा तो कोई नहीं करता। तुम देखो तो सही, तुम ऑब्जर्व करो, तुम्हें खुद लोगों की कितनी वियर्ड आदतें होती हैं। खड़े हैं तो अपना ऐसे यहाँ पे बाल ऐसे, बच्चे जो नए बच्चे आते हैं ऑफिस में, मैम ये वाला आपने देखा है, ये आपने चैनल पे देख लिया, हमने इसको अपलोड कर दिया था, आप कुछ बताएं, अब हाथ लगातार यहाँ है। डोंट डू दिस। सम पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ पुटिंग देयर हैंड, बाइटिंग देयर नेल्स बेसिकली। आप खुद देखिए आपके आसपास और आप ये गलतियां कर रहे हैं और आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है और इवेंचुअली आपको फिजिट करने पे, अब आपको भी पता रहेगा ओके So it happened here and there, but same thing, I got worried for spoken English, like scared of am I making grammatical mistakes. AYHD. You do not have to be scared. And how does that fear go away? You basically start practicing, make mistakes, let it happen. Whatever's happening, just let it happen, okay? And then you can try, you can see if you're getting a lot of bad reactions or responses. तो दैट वुड बी योर डिसीजन। आप वैसे ही देख लीजिए, उसको करके एक बार गलतियां कर लीजिए थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद प्रॉबेबली डिसाइड करिए कि आपका क्या फ्यूचर प्लान्स हैं या जर्नी होने वाली है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर एक ज़रूरी बात करने वाली थी विच कम्प्लीटली स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। इंग्लिश थोड़ी बोलनी नहीं आती, बाकी सब सेट है। हाँ ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ, ज़रूरी बात, जो कि मेरे दिमाग से कंप्लीटली उतर गई बात करते करते।
हाँ, मैं ये कह रही थी आपसे कि देखिए आप रोजमर्रा की लाइफ में आपकी कोई आदत है कि जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप अपने नेल्स को ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, या यू टचिंग योर नेल्स, और मे बी यू आर स्क्रैचिंग योर हेड व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समबडी, और यू हैव दैट हैबिट ऑफ टैपिंग योर फुट। कुछ लोग की आदत होती है ना पैर ऐसे 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 टैप करते हैं, कुछ लोग की आदत होती है कि बालों के साथ ऐसे खेलते रहना, कुछ लोग की आदत होती है अपना यहाँ कलावा बंधा है तो उसको ऐसे ऐसे करते रहना। ये सब आदतें हैं, ठीक है। अब तुम एक इंटरव्यू के लिए जाते हो और तुम्हें पता है कि मैं वहां जाकर के कुछ नहीं कर सकता, ये सब चीजें बुरी हैं, आई कैन नॉट टैप माई फुट, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, सब पता है क्योंकि तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। बट तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉडी 1 मिनट के अंदर वो आदत छोड़ देती है? नहीं होती है। अब तुम्हारी बॉडी आ चुकी होती है कंट्रोल्ड पोजीशन में, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है कि पैर मत हिलाना, हाथ मत हिलाना, टैप मत करना, फिजिट मत करना। और फिर ये सब कहाँ रिजल्ट आता है? इसका रिजल्ट आता है एंग्जाइटी में, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ कंसिस्टेंटली, यू आर इन अ फाइट, योर बॉडी इज इन अ फाइट विद योर ब्रेन। द ब्रेन इज सेइंग यार ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर ले, ये कर ले, बट द बॉडी सेइंग नहीं कर सकते, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। और ये जो एक कंसिस्टेंट टसल आपका चल रहा है ना यहाँ पे, दैट मेक्स यू इवन मोर एंग्शियस। सो बॉडी लैंग्वेज पे 1 दिन पहले काम करने लग गए, 2 घंटे पहले काम करने लग गए, ये सब गलत आदतें होती हैं। अगर आप ओवरऑल कॉन्फिडेंट, लेट अस से अपीलिंग, लेट अस से मोर अट्रैक्टिव अगर आप दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो please focus on your body language along with your communication, because both the things are pretty interrelated, everyone. And lastly, your energy really transpires into your communication. अगर आपकी एनर्जी ही मनहूसों वाली है, या आपके थॉट्स ही नेगेटिव हैं 24 घंटे, आपको खाली कीड़े निकालने का शौक है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना नहीं आता है, आपको पता है यहाँ टाइम खोटी करो, बाद में टीवी देखो, बाद में वीडियो गेम देखो, भाई यही जिंदगी है, तो किसी भी कंस्ट्रक्टिव जगह पर पहुंचकर, कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन में आकर के भी आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा कभी भी नहीं उठा पाएंगे। ये ऐसा नहीं है बेटा कि आप आज बैठ गए, आज एफर्ट किया, कल ठीक हो जाता है। बहुत टाइम लगता है इन चीजों में और बहुत एफर्ट डालना पड़ता है हमें इन चीजों के ऊपर। However, everybody who's here with me, I just wanted to tell you all what kind of a body language you basically need to have an open body language, be very natural with the way you are behaving. Try to make sure that you know what kind of expressions, what kind of tone suits your personality. मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं बहुत लेट्स से आपने लड़कियां देखी हैं, कुछ होती हैं जो बहुत नाजुक, डेलिकेट, ऐसा सुरीला टाइप का बात करने का स्टाइल होता है, मेरा नहीं है, राइट? अगर मैं ऐसे कोशिश भी करूं तो वो मेरे ऊपर फेक लगेगा, है ना? तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, एंड आई एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये कैलकुलेशन आपको भी करनी चाहिए कि भैया मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरा उठने बैठने का तरीका क्या है, बचपन से मैं किस तरह से रहा हूं, रही हूं, एंड क्रिएट योर पर्सनालिटी अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा किसी को देखे, हाँ मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, बट मेरे को तो नहीं आ रही है शर्म, है ना? तो वो आप डिफाइन करो भैया कि आपकी पर्सनालिटी सूट क्या करती। गलत फहमी में आधी दुनिया बैठी रहती है और प्रिटेंड करती रहती है, वो तो सबसे ज्यादा फेक और खराब लगता है, ठीक है? तो बहरहाल यहाँ पे आप लोगों के सेशन को हम करेंगे स्टॉप।